फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ के हिसाब से अगर आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को सजाते हैं तो पता चला कि अलग अलग जगह पे कुछ अलग अलग क्वालिटीज हो रही है उनकी। ज़्यादा फ्रीक्वेंसी का कुछ और क्वालिटी है, कम वाले का कुछ और क्वालिटी है, ठीक है ना। उसी प्रकार से वेवलेंथ, अगर आप स्पेक्ट्रम में बढ़ते हुए फ्रीक्वेंसी में सजा रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को, मतलब आप असल में घटते हुए वेवलेंथ में सजा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये जो सजावट है इसको स्पेक्ट्रम कह देते हैं। स्पेक्ट्रम की बात आएगी तो आप जानते हैं कि जो सबसे कम एनर्जी वाला होगा, मतलब सबसे कम फ्रीक्वेंसी होगा, वो रेडियो वेव्स होगा, और जो सबसे ज्यादा वाला होगा वो गामा रेज होगा, ठीक है ना। इसके जो नोमेनक्लेचर है, जो नाम रखने की प्रक्रिया है ना, इसके पीछे भी ये कारण है कि इनको कहा जा रहा है वेव्स और नीचे वाले को कहा जा रहा है रे, क्योंकि ये ज्यादा पिनिट्रेट कर रहे थे चीजों को। तो ऐसा लग रहा था कि कुछ रे है, ये अंदर तक चला जा रहा है, तो इसलिए नीचे में एक्सरे, अल्ट्रावायलेट रे, ये सब वर्ड ज्यादा यूज करते हैं, और ऊपर में वेव्स बोल के निकल लेते हैं, माइक्रोवेव्स, ठीक है, इंफ्रारेड वेव्स, क्लियर। लेकिन कोई रे की जगह वेव्स और वेव्स की जगह रे बोल दे तो कोई दिक्कत नहीं है रे, समझ रहा है रे। तो उधर से तुमने बोला कि हाँ रे समझ रहे रे ठीक। बाकी इन बीच, इस सब के बीच में आप जानते हैं नाम सब फटाफट। इंफ्रा, मैं सीधे IR लिख देता हूं, उसके बाद एक्सरे। तो सबका अपना अपना कुछ स्पेशल इफेक्ट है इसके वजह से। फॉर एग्जाम्पल, विजिबल का क्या इफेक्ट है कि वो विजिबल इफेक्ट देता है। और सुनिए, विजिबल का इफेक्ट यही है कि वो विजिबिलिटी को डिफाइन करता है, वो दिखाई देता है उस रेंज में आपको। उतना का फोटोन आपकी आंखों से बात करता है तो आपके रेटाइना पे इमेज बनता है, ठीक है। उससे ज्यादा वाला और कम वाला रेटाइना से बात नहीं करता है। कम वाला के पास एनर्जी कम है इसलिए बात नहीं करता है, ज्यादा वाले के पास जो है वो पेनिट्रेशन पावर इतना है कि वो बात ही नहीं किया, आगे बढ़ गया। फॉर एग्जाम्पल, आपके रेटाइना पे हम एक्सरे मारे, जो कि अच्छी बात नहीं है। क्यों अच्छी बात नहीं, थोड़ी देर बाद बात आते हैं। पहले अगर हम एक्सरे मारे तो वो इमेज नहीं बनाएगा, आगे की तरफ निकल जाएगा, ठीक है ना। एनीवेज, मैंने बोला अच्छी बात नहीं है, अच्छी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि पेनिट्रेशन पावर ज्यादा, ये हाई एनर्जी है, तो ये जाके कुछ एटम्स को आयनाइज कर देंगे, ठीक है ना। और इसके वजह से एक्सरे का फेमस एक और नाम है आयनाइजिंग रेडिएशन। और चीजें आयनाइज हो गई, जाके डीएनए के मॉलिक्यूल को आयनाइज कर दे, तो ये अच्छी बात है क्या? नहीं, वो म्यूटेशन ला सकता है चीजों में। तो सोमैटिक सेल्स में म्यूटेशन ला रहा है तब तो चलो वहां पर खाली डैमेज करेगा। अगर जर्म सेल्स में ला दिया, स्पर्म और ओवम में, तो हो गया छुट्टी, अगला जनरेशन खराब कर देगा। समझ रहे हैं ना। तो इसलिए अच्छी बात नहीं है, इसलिए बिना काम के बार बार एक्सरे पेशेंट को नहीं किया जाता है। और अगर हिप रीजन का एक्सरे किया जाता है तो यह ध्यान रखा जाता है कि एक कोई ऐसा मटेरियल रख दे उसके गोनैड्स के ऊपर, मेल है तो टेस्टिस के पास, फीमेल है तो ओवरी के आसपास में, कि ये जो एक्सरे जाए तो गोनैड्स से पास ना करे, उसके ऊपर एक कवर रख दिए, ठीक है ना। ऐसी चीजें जो वेव्स को न पास करने दे उनको ओपेक कहते हैं, और जो जाने दे उसको ट्रांसपेरेंट कहते हैं, ठीक है ना। तो ऐसी ओपेक मटेरियल रख दिया जाएगा। क्यों, आप समझ रहे हैं ना, क्योंकि ये आयनाइजिंग रेडिएशन है। एक्सरे जाके म्यूटेशन कर देगा डीएनए में, गोनैड्स के अंदर जो डेवलप हो रहे हैं स्पर्म्स एंड ओवम्स, ठीक है ना। एनीवेज, तो एक्सरे का खुद ये एक इफेक्ट हो गया कि आयनाइज कर देता है चीजों को,
ठीक, आज के डेट में देख रहे हैं एक्सरे जो है बोन्स को स्टडी करने में कितना इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहा है। इनफैक्ट चीजें अब इतना डेवलप होते जा रही हैं कि जो कुछ ऐसे एक्सरे जो कम एनर्जी के एक्सरे है, आप जान रहे हैं कि ये जो भी नाम लिखे हैं क्या यह किसी फिक्स्ड वेवलेंथ का है कि एक वेवलेंथ का रेंज है? रेंज है। तो सब के सब रेंज है। तो एक्सरे का भी एक रेंज होगा कि इतना के इतना बीच हम एक्सरे कहेंगे। तो उसमें जो कम एनर्जी वाला है एक्सरे है तो एक्सरे, लेकिन तब भी उस एक्सरे में थोड़ा कम है उसका एनर्जी। तो उसको कुछ दूसरे टिश्यू जो थोड़े हार्ड है जैसे कि मसल्स वगैरह, लिगामेंट एटसेट्रा, उनका फिगर वो बना दे रहा है। जो बाकी एक्सरे है जो ज्यादा एनर्जी के थे वो खाली बोन का फिगर बना रहे थे। कम एनर्जी वाले जो थे वो दूसरे टिश्यूज के भी बना रहे हैं अब। इसलिए आप जब डॉक्टर देख रहा होगा एक्सरे का फिल्म तो ये नहीं है कि वो सिर्फ बोन देख रहा है, वो आसपास के टिश्यू भी दिखाई दे रहा होता है, वो हल्का दिखाई देता है, आपको नहीं समझ में आएगा। लेकिन यही तो स्टडी है। कई डॉक्टर जो है एक्सरे प्लेट वही है और उसमें 10 बातें देख सकते हैं और कुछ डॉक्टर सिर्फ 5 बातें देख पाएंगे। यही सब तो अनुभव और नॉलेज के साथ आएगा। और आप देखेंगे तो आपको एक एक को दिखाई देगा, कौन है तो हड्डी है, ठीक है ना। तो चीज वही है, आपका नॉलेज बढ़ता जाएगा तो ज्यादा चीजें उसी में दिखाई देने लगेंगी। समझ रहे हैं ना। ये देखने से मुझे याद आया कि पेशेंट का जो रिलेटिव होता है अटेंडेंट, वो कुछ भी नहीं जानता होगा तो यो एक्सरे का जब प्लेट आएगा तो ऐसे करके दिखेगा सब दिखेगा, ये जरूर करेगा सब, ठीक है ना। क्योंकि कुछ फिल्म जैसा दिख रहा है, देखो हड्डी दिख रहा है तो इसके लिए भी देखते हैं लोग। एनीवेज, तो एक्सरे ने जब रेटाइन, अभी एग्जांपल वहीं से पकड़ते हैं कि अगर हमने मारा आपकी आंखों में तो रेटाइना से पास कर गया, लेकिन कोई तो है जो उसको रोक दिया, वो है बोन्स। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले यही बात हो जाए कि हमने तो आपके पूरे शरीर पे एक्सरे मारा था, ये खाली बोन ने कहा है उसको रोका जिसकी छाया बनी। सवाल में बहुत गहराई है। पास नहीं कर पाया तो क्यों? ये तो बिल्कुल सही है आप कि ये पास नहीं कर पाता है बोन से, तभी तो उसकी छाया बनती है। तो ऐसा क्या है जो बाकी टिश्यूज में नहीं है और जो बोन में है? तब आपको उधर जाना होगा ना। हाँ, फिर से क्या? ओपेक की तरह काम कर रहा है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन वही तो बात है, क्यों? ये क्यों सवाल सबसे भारी है। तो क्यों ज्यादा पूछा कीजिए। कुछ लोग तो इतना ना क्यों पूछते हैं कि फिर कहते नहीं थोड़ा सा कम करो, ठीक है ना। तो क्यों क्या? लेकिन जहां जहां मौका मिले क्यों पूछना है, ठीक। आप जानते हैं क्यों होते होते लास्ट तक जब पहुंचेंगे तब हम कहेंगे कि अब उसके आगे क्यों मत पूछो। जैसे कि अब इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है, क्यों? तब ये बनाने वाला जाने, अब हमको क्या मतलब है, ठीक है। अब उसके आगे तो थोड़ी आप क्यों का जवाब दे पाएंगे। हाँ, यस, अब आइए आंसर। एक नाम इधर से आ गया है, कैल्शियम, ठीक है ना। कैल्शियम, फास्फोरस, ये सब ज्यादा पाया जाता है बोन्स में, ठीक है ना। लेकिन अभी भी सवाल खत्म नहीं होगा। क्यों? क्योंकि भाई इतने ही आखिर तब भी कैल्शियम है तो क्यों? तो क्यों? मेटल है तो क्यों? तो करेक्ट है, मेटल को एक्सरे पेनिट्रेट नहीं कर पा रहा है, मेटल के चीजों को, क्यों? तो मसल्स में भी क्या? मसल में कैल्शियम रहता तो फिर मतलब ये दबता कैसे? आप कहेंगे कि क्या थोड़े बहुत मॉलिक्यूल मसल्स में नहीं होंगे? काहे नहीं होंगे? कैल्शियम शरीर में कहाँ नहीं होगा, वो तो हर सेल में है। एक ही जगह ज्यादा है, बोन में उसका थोक जमा है, इसकी वजह से ऐसा हो रहा है। क्यों? नहीं, ये तो
थॉमसन साहब वाला काम कर दिया आप कि नहीं, कुछ तो बना दो एटॉमिक मॉडल। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखिएगा साइंस का, कि अगर आप हाइड्रोजन का न्यूक्लियस लिए, एक इलेक्ट्रॉन है, आपने इसको एक्सरे मारा, ठीक है ना, तो इसका जो अगला है, अगर ये -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था, तो अगला कितना है, -3 जो डिफरेंस है वो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है। तो अगर इसको इतना एनर्जी मिलेगा तो ये अगले लेवल पे चला जाएगा, अगले लेवल पे चला जाएगा, ठीक है ना। इससे कम दीजिएगा, ये बातें नहीं करेगा। अब बहुत ज्यादा दीजिएगा तो भी बात नहीं करेगा, कुछ अगर बात हो भी जाएगा तो सीधे ये भाग जाएगा इन्फिनिटी पे। एटम के इलेक्ट्रॉन का इन्फिनिटी पे निकल के भाग जाना कहलाता है आयोनाइजेशन, ठीक है ना। लेकिन इसने बात तो किया नहीं कि ठीक है भाई, कुछ कुछ मार के आपने बाहर निकाल दिया, लेकिन बात करना तब कहेंगे जब बार बार इसका इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट, फिर उछल के लोअर ऑर्बिट, फिर हायर ऑर्बिट लोअर ऑर्बिट, ये लगातार चल रहा होता है। एक बार किसी एटम को आपने एक्साइटेड स्टेट में ले गए आप, तो तुरंत फिर वो लौटेगा किस में, ग्राउंड स्टेट में। उसमें टाइम नहीं लेता है, इतना कम टाइम लेता है कि आप उसको 10⁻8 सेकेंड के ऑर्डर में वो वापस लौट जाता है। तो जो एनर्जी आपने मारा है, ये अगर एब्जॉर्ब करके ऊपर गया तो फिर नीचे आ जाएगा। इसके वजह से क्या होता है कि ये ऐसे ही फोटॉन्स को एब्जॉर्ब करेगा, लाइट को, जो जिनका एनर्जी इनके ऑर्बिट के बीच के एनर्जी के डिफरेंस से मिलता जुलता हो। मैं इसको इंटर ऑर्बिटल एनर्जी डिफरेंस कह दूं तो क्या बवाल हो जाएगा। इंटर ऑर्बिटल एनर्जी डिफरेंस उस रेंज में अगर होगा, उस रेंज में होगा, तभी ये बात करेगा। तो जो एक्सरे है उसका वेवलेंथ आमतौर पे 1 एंगस्ट्रम के ऑर्डर का होता है। क्या कि सर कुछ रेंज है, तो हाँ ठीक है, 1 से लेके बहुत होगा तो कोई कहेगा हम 100 एंगस्ट्रम तक को कह देंगे एक्सरे, चलेगा, ठीक। तो आप जब एनर्जी निकालते हैं, जो आज हम लोग आगे फिर पढ़ेंगे, 12,400 डिवाइडेड बाई वेवलेंथ कर दीजिए एंगस्ट्रम में, तो जो एनर्जी आएगा ये किस में आएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो जरा बताइए, तो जो बड़ा से बड़ा भी वेवलेंथ अगर 100 भी आप ले लिए एक्सरे का, तो 124 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी आ रहा है। ये बात करेगा हाइड्रोजन, कहेगा हम 10.2 इस रेंज में दीजिए भाई, नहीं बात करेगा, ठीक। तो आपका शरीर जो बना हुआ है मेनली किन एलिमेंट्स का बना हुआ है, बोलो। लेकिन अगर हाइड्रोजन का नाम पहले लेंगे तो कार्बन रूठ जाएगा, बोलेगा कि हम इतना इंपॉर्टेंट है कि मेरे आधार पर ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नाम दिया जाता है, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ऑर्गन लाइफ से रिलेटेड चीजें हैं ये, तो पहले कार्बन का नाम लेंगे, नहीं तो वो रूठ जाएगा, ठीक। कार्बन तब हाइड्रोजन लेंगे, ठीक है ना। आपका शरीर मेनली इन्हीं से बना हुआ है। जल्दी जल्दी बताइए एटॉमिक नंबर कार्बन का 6। इस रेंज के एटॉमिक नंबर जब आप लेते हैं तो इनका जो एनर्जी डिफरेंस होता है वो इतना होता है कि एक्सरे से बात नहीं करता है। लेकिन जैसे ही आप 12, 13, 14, 15 के रेंज में जाने लगते हैं, ठीक है ना, कैल्शियम, फास्फोरस, फास्फोरस बोलो रे, कैल्शियम, जब इस रेंज में जाने लगते हैं तो ये एनर्जी इतना ज्यादा होने लगता है कि अब एक्सरे से ये बात करने लगता है, करने लगता है, मतलब अब एब्जॉर्ब होता है। इतनी बड़ी बात है, आई कोई नहीं बताएगा, समझ रहे हैं ना। और जो किताब सब आप लोग पढ़ते हैं उसमें नहीं मिलेगा तो कहिएगा सर तक कैसे होगा, तो बाकी किताब सर पढ़ के आते हैं, सर पढ़ लेंगे हो जाएगा, सब आप कहला पढ़िएगा, ठीक है। तो ये बात इतना खूबसूरत बात है, इसको एक्सप्लेन करना चाहिए हर बुक में,
लेकिन मुझे भी जहाँ से आइडिया लगा है वहाँ भी ये पूरा बात को ऐसे नहीं किया था। थोड़ी सी कुछ बातें एनर्जी डिफरेंस, इंटर और वाइटल एनर्जी की बात करके निकल गया, लेकिन आपके लाइफ से ये कितना इंपॉर्टेंट बात है, साइंस को समझने के लिए ये कितना इंपॉर्टेंट बात है। इसलिए ऐसी चीज़ों को ज़्यादा डिटेल में लिखना चाहिए जो आपकी ज़िंदगी में इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक्सरे आज के डेट में रेगुलर हो रहा है। भाई खाली हड्डी का काहे फोटो आ रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, उसको एक्सप्लेन कीजिए, उस लेवल पे जाइए। ठीक, पता चला आप ऐसी चीज़ों में डीप लेवल पे ले आ रहे हैं कई बुक वाले जिसका कोनो काम है ही नहीं है आपकी ज़िंदगी में। आज जिसका ज़िंदगी में काम है उस पर थोड़ा सा बता के निकल लिए। अरे जो ज़िंदगी में काम है उसको ज़्यादा पढ़िए, आपका साइंस अच्छा होते जाएगा। ठीक, और ज़्यादातर एग्जाम्पल्स अपनी ज़िंदगी से ही लाइए जहाँ जहाँ मौका मिले। जो नहीं है ज़िंदगी में अपने, मुश्किल है कहीं से एग्जाम्पल लाना है बाहर से, तब लाइए। आइए यहाँ पे जल्दी से इस टॉपिक को ख़त्म करें, आगे बढ़े। तो कैल्शियम फास्फोरस वगैरह एक्सरे को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है ना। इसलिए उनका फोटो बन जाएगा जहाँ पे कैल्शियम अच्छे अमाउंट में है और वो बोन है अच्छे अमाउंट में है। एका दुका तो सब जगह है, तो उसका फोटो नहीं बनेगा, ठीक है ना। क्लियर चल रहे हैं ये बात। तो मैं अभी इससे, अब ये वाला जो बात अभी समझाया उससे बाहर निकल रहा हूं, लेकिन आपके लिए एक क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूं कि अगर आपको हमने बीच में खड़ा कराया, यहां से एक्सरे मारा, तो कैल्शियम एक्साइटेड स्टेट में गया या फास्फोरस जो हायर एटॉमिक नंबर वाले हैं, बहुत अच्छा, इसलिए ये एब्जॉर्ब हो गया। लेकिन अभी तो हमने आपको ये भी कहा कि जो भी एब्जॉर्ब किया ऊपर गया और फिर आके रिलीज कर दिया, और वो इतना जल्दी रिलीज किया, बाप रे बाप, ऑलमोस्ट इमीडिएटली। तो जब वो एब्जॉर्ब किया और रिलीज कर ये दिया, समझ रहे हैं ना, एक्सरे एब्जॉर्ब किया, एक्सरे रिलीज कर दिया, तो जो फोटोन था वो तो फिर वापस मिल गया, तो फिर छाया क्यों बना? क्वेश्चन समझ रहे हैं ना। तब फिर इसकी छाया क्यों बनी जब वो छोड़िए दिया? तो ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ के जा रहे हैं, अगले क्लास में पूछेंगे। ओके, तब तक सोच के रखिएगा। आइए तो उसी प्रकार से सबका अपना अपना कुछ इफेक्ट है, विजिबल का इफेक्ट, यूवी का इफेक्ट, गामा का इफेक्ट, ठीक है ना, सबका इफेक्ट है। ये पढ़ेंगे आप जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पढ़ रहे होंगे, तो स्पेक्ट्रम एक अलग से पढ़ेंगे, सबके थोड़े थोड़े 2-3 बातें सबके बारे में नोट भी करते हैं आप वहाँ पे। अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक्सरे के बारे में, ठीक है ना। एक्सरे का जो प्रॉपर अरेंजमेंट है, जो उसका ट्यूब है, उस पर आने से पहले एप्लीकेशन में एक बात और करना जरूरी होता है, वरना बेईमानी हो जाएगी, जो आगे हम लोग नोट भी करेंगे। लेकिन अभी जब एक्सरे की बात कर ही रहे थे कि भैया आपका हड्डी का फोटो बन गया, ये सब हुआ, वो सब तो ठीक है, लेकिन साइंस की दुनिया में जो रिसर्च में सबसे ज़्यादा एप्लीकेशंस है, ठीक, वो है कि जो सॉलिड्स हैं, आप जान रहे हैं ये सब सॉलिड चीज़ें हैं, आप भी सॉलिड हैं सब। तो जो सॉलिड्स है ना, उनके बीच का जो इंटर एटॉमिक डिस्टेंस है या इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस है। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर सोडियम की बात करेंगे, सोडियम क्लोराइड की बात करेंगे, तो आप जान रहे हैं कि उनका क्रिस्टल है, ठीक है ना। तो एक सोडियम के चारों तरफ क्लोरीन 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 हो जाएगा, आप क्लोरीन के चारों तरफ सोडियम 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 हो जाएगा। तो इस तरह की जब चीज़ें होंगी, ठीक, आप जानते हैं कि यहाँ पे ये लकड़ी वाला इस तरह से बॉन्ड नहीं दिखाते हैं, इस तरह से कोवैलेंट बॉन्ड दिखाते हैं। यहाँ पे आयनिक बॉन्ड है तो क्या कह देते हैं, ये प्लस, ये माइनस, ये आयनिक बॉन्ड है। तो ये जो इनके बीच का जो डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस अक्सर लेम्डा ऑफ एक्सरे के रेंज में होता है। अब इसकी वजह से क्या हुआ कि हम सॉलिड्स को अगर एक्सरे मारे तो कुछ हुआ उसके साथ, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, कुछ ऐसी चीजें हो रही थी, और उसको स्टडी करके हम ये डिस्टेंस का पता लगा ले रहे थे उनके बीच। तो सॉलिड्स जो है, आप सीधे कहते हैं ये सॉलिड है या ये इन चीजों का बना हुआ है, अरे तो कैसे बॉन्ड है, कैसे सजावट है, इन सब का पता लगाने में एक्सरे का बहुत बड़ा रोल हो गया।
सॉलिड्स के स्टडी में। केमिस्ट्री में पढ़ते होंगे आप लोग, पता नहीं अभी के सिलेबस में कितना है नहीं है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, फेस सेंटर्ड क्यूबिक, ये सब चीजें नाम आती है केमिस्ट्री में। तो ये सब कैसे पता लगा रहे हैं? एक्सरे से पता लगा रहे हैं, ठीक है ना। तो इंपॉर्टेंट बात था, इनकी बात करेंगे हम लोग थोड़ी देर में, अभी खाली एप्लीकेशन की बात कर दिए। चलिए हेडिंग दीजिए एक्सरेज। ठीक है ना। और नोट करने वाली बात इतना ही कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का एक इंपॉर्टेंट मेंबर है, ठीक है ना, जिसकी एनर्जी अल्ट्रावायलेट से ज़्यादा है और गामा से कम है, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम whose energy more than UV and less than gamma ray। पहचान के लिए लेम्डा ऑफ एक्सरेज इज of the order of few angstrom, कुछ एंगस्ट्रम में होना चाहिए। आमतौर पे 1 एंगस्ट्रम टिपिकली लिख दिया जाता है। ठीक है ना। Various applications include आयोनाइजेशन प्रॉपर्टी इनका है, उसको यूज करते हैं, ठीक है ना। स्टडी ऑफ सॉलिड्स, रेडियोथेरेपी, कैंसर पेशेंट्स में कर रहे होते हैं, ठीक है। और मेडिकल एप्लीकेशंस तो फेमस ही है जो आप समझते हैं। मेडिकल एप्लीकेशन में एक्सरे फिल्म आप बना रहे होते हैं बोन्स का, एक्सरे फिल्म ऑफ बोन्स, फिल्म्स ऑफ बोन्स एटसेट्रा। मैं लिख दे रहा हूँ क्योंकि अदर टिश्यूज के भी बना रहे हैं थोड़े बहुत। फिल्म्स ऑफ बोन्स, कॉमा, सीटी स्कैन, फिर एक बार एटसेट्रा। ध्यान रखें सीटी स्कैन में भी क्या यूज होता है? एक्सरे। तो नॉर्मल एक्सरे में और सीटी स्कैन एक्सरे में फर्क ये है कि सिंपल एक्सरे में एक बार ही एक्सरे मारा जा रहा है, एक ही एंगल पे बात खत्म। और सीटी स्कैन में कई अलग अलग पोजीशन से एक्सरे मारा जा रहा है, तो बॉडी के कई फिल्म्स बनाए जा रहे हैं। इसलिए सीटी स्कैन का फिल्म देखेंगे तो एकदम लाइन से बहुत सारी रहेंगी, ठीक है। ये बात जल्दी नोट कीजिए। तो हम लोग अब एक्सरे के स्टडी को आगे बढ़ाएं, और आगे बढ़ाते ही मैंने मॉडर्न फिजिक्स के शुरुआत में आपको पढ़ाया कि 1870 से लेकर 1900 के बीच में एक ट्यूब था
जो बहुत मदद किया सारे स्टडी में, नाम था डिस्चार्ज ट्यूब या वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब। और इसी वजह से मैं शुरू में ही उस पर इतना जोर दिया कि भैया इसको आप एक बार समझिए, इसी को मॉडिफाई कर करके क्या क्या बनाते जाएंगे आगे। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन से कहानी शुरू हुई, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट चल रहा है, सब चल रहा है, सब उसी वैसे ही डिजाइन में, उसी के अंदर। ठीक है ना। तो जो एक्सरे प्रोडक्शन के लिए मिटाऊ क्या, जो एक्सरे प्रोडक्शन के लिए वैक्यूम ट्यूब या डिस्चार्ज ट्यूब को मॉडिफाई जो साइंटिस्ट किए उनका नाम था कूलीज। ठीक है। एक्सरे का डिस्कवरी किन्होंने किया? रॉन्टजेन ने 1895, वो इंपॉर्टेंट ईयर है। 1895 एक्सरे, 1897 1897 में। बाप रे बाप, क्या सर, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन 1897। अरे बाप रे बाप, मॉडर्न फिजिक्स की शुरुआत होती है वहां से। ठीक है। माना जाता है 1897 को वो साल कि चलो हमने पहली बार सब एटॉमिक पार्टिकल ढूंढ लिया, तो मॉडर्न फिजिक्स की शुरुआत वहां से हो गई, ये कह दिया जाता है। ठीक है ना। तो 1897 बहुत इंपॉर्टेंट साल है रे पगला सब, अब पगली सब भी। और 1895 में क्या हुआ था? एक्सरे और ये डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना। 1897 तो एक और बात के लिए मशहूर है बायोलॉजी में। ठीक है। रोनाल्ड रॉस क्या किए थे वो? अरे मलेरिया जो है वो प्लाज्मोडियम पैरासाइट से होता है, मच्छर के थ्रू। ठीक है ना। बाद में उनको भी नोबेल प्राइज मिला। ये सब बड़ी चीज थी रे, 1897 में वो भी हुआ था। थोड़ा सा पढ़ो। ठीक है। तो अब जब जब इतना ही आप लोग तेज हैं तो एक्सरे प्रोडक्शन से पहले ऊपर लिखो, डिस्कवर्ड बाई रॉन्टजेन इन 1895। ये इंपॉर्टेंट ईयर है। और जो फोटो उन्होंने लिया था वो आज तक के इतिहास के कुछ टॉप 10 फोटोग्राफ्स में से आता है। वो अपनी वाइफ का के हाथ का वो एक्सरे पहला फोटो लिए थे। वेडिंग रिंग के साथ। ठीक है ना। बाहर गैलरी में लगाया हुआ है। अरे अभी वो देखा है कि नहीं सब रे? नहीं सर, हम समझे ना कि वो फ्रेम लगाया हुआ है, उसको खाली रखा गया कि आप मरिएगा ना तो आपका माला लटकाया जाएगा उस पर, आपका फोटो लगा के, इसके लिए। एक्सरे प्रोडक्शन। चलिए जल्दी से वो ट्यूब हम लोग बनाया जाए। चलिए, एक तरफ कैथोड, दूसरी तरफ एनोड। थोड़ा डिजाइन जो हम बना रहे हैं वैसे आपको बनाना है।
बहुत हाई एनर्जी चाहिए, इसलिए बैटरी जो है वहाँ पे वोल्ट लिखने से ज़्यादा अच्छा रहेगा किलो वोल्ट लिखना, केवी। ठीक, चलिए बनाते चलिए साथ साथ में। कैथोड, एनोड, एनोड इतना गर्म हो जाता है कि पानी का पाइप उधर से गुजर रहा है, उसको ठंडा करने के लिए तो एनोड गर्म हो जाता है, इसलिए ठंडा करते हैं। कैथोड को जानबूझ के गर्म करते हैं। आपको बताना होगा क्यों। इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये फिलामेंट है, ठीक है। फिलामेंट के ब्रैकेट में ही हम लिख दे रहे हैं, आप नीचे मन होगा तो वहां लिख लीजिएगा, टू हीट द कैथोड, ठीक है। और यहां पे कूलिंग कर रहे हैं जी एनोड का। चलिए अब निकालिए इलेक्ट्रॉन, दौड़ाइए। चलिए यहां तक बनाइए, तब मैं आगे बात करूं। कूलीज ट्यूब हम लोग बना रहे हैं, इसके नीचे फिगर के लिख देंगे हम लोग, कूलीज ट्यूब। हर कूली समान ढोए ये जरूरी नहीं है। फास्ट चलाइए कलम, समय कम है। यस, कलम तेज चलाइए, समय कम है। और ये मैं सच बोल रहा हूँ, हालांकि आप आज अप्रैल फूल है तब भी, ठीक है। पहले ही से फूल बन चुके हैं तो सर अब कितना बनेंगे, ठीक है। चलिए मजाक करते करते अप्रैल फूल में कुछ लोग ऐसा मजाक कर जाते हैं कि लात जूता खा के आते हैं, तो इसलिए अब ऐसा भी एक्साइटमेंट नहीं होना चाहिए, ठीक। चलिए आइए, इलेक्ट्रॉन जो एनोड से निकला, कैथोड से निकला, वो दौड़ेगा एनोड की तरफ। दौड़ाएगा कौन? तो बैटरी। ये सब पहले फोटोलिटिक इफेक्ट में ये सब बढ़िया से फील कर चुके हैं, चल के आ रहा है।
हम जितना वोल्टेज बढ़ाएंगे उतना ही तेज दौड़ाएगा। ये सब जाके मारेगा एनोड को धड़ाम से, ठीक है ना। उसमें एब्जॉर्ब होके फिर करंट को पूरा कर देगा सर्किट को, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये जो काइनेटिक एनर्जी है जो धड़ाम से गया जाके मारा, आगे जाके तो वायर में अपना हिसाब से वो चलने लगेगा, लेकिन ये जो काइनेटिक एनर्जी है वो गया कहां? तो सबसे पहले आप कहेंगे कि हीट के फॉर्म में। जब एनर्जी को समझ में नहीं आता है कि हमको जाना कहां है, तो वो हीट के फॉर्म में निकल जाता है। आमतौर पे थोड़ा बहुत साउंड के फॉर्म में भी कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन मेनली किसमें? हीट में। तो ये जो एनर्जी है जो आमतौर पे उस रूप में बदल गया और इन्वायरमेंट में ऐसे ही भाग गया, बिखर गया, फिर वो आपके काम का नहीं रहा। तो ऐसे चीजों को आदर्श क्वेश्चन था आपका डिसिपेटिव था ना। तो ऐसे एनर्जी को डिसिपेटिव एनर्जीज कहते हैं। ऐसा कोई फोर्स हो जो एनर्जी बर्बाद करता हो, जैसे कि फ्रिक्शन, ऐसे को डिसिपेटिव फोर्स कह देंगे। ठीक, एनर्जी को जब नहीं समझ में आएगा तो किधर चला जाएगा? आमतौर पे हीट के फॉर्म में, ठीक है ना। दो गाड़ी टकराया, आग लग गया, क्या किसी ने माचिस मारा था? नहीं, काइनेटिक एनर्जी बदल गया हीट के फॉर्म में। और अगर इतना सफिशियंट हीट हुआ है कि उसमें डीजल पेट्रोल में लग जाए आग, तो लग जाएगा, ठीक है ना। हवाई जहाज गिरा, आग लग गया। क्योंकि एनर्जी को जब नहीं समझ में आता है किधर जाना है, तो वो किधर जाता है? हीट के फॉर्म में, हीट के फॉर्म में। तो इसलिए अक्सर चीजें जहां पे नहीं समझ में आता है गर्म हो जाता है। ठीक, आप बेंच पे हाथ रगड़िए, गर्म हो जाएगा। ठंडा के दिन में दोनों हाथ रगड़िए, हाथ गर्म हो जाएगा, ठीक है ना। थप्पड़ मारा गाल पे, गाल हो गया गरम गरम, ठीक है ना। आप कहिए अच्छा सर, इसीलिए हमको जब कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता है तो हम गरम हो जाते हैं। हम वो वाला गर्मी की बात नहीं कर रहे हैं, एक्चुअल में जो हीट है उसकी बात कर रहे हैं। आइए यहां, तो एनोड को करेगा गर्म, बिल्कुल करेक्ट है आप। अगर इतना तेज मारा गया तब देखिए क्या देखा गया कि उसको गर्म तो कर ही रहा था, कुछ यहां से फोटोन में बदल गया काइनेटिक एनर्जी, यहां से लाइट निकला। और ये कोई बड़ी बात नहीं है, दो पत्थरों को मारेंगे तब पत्थर से चिंगारी निकला है। काइनेटिक एनर्जी मारे हैं आप, निकल गया लाइट एनर्जी। तो कुछ कुछ सिचुएशंस में ये चीजें होती हैं। तो वहां विजिबल था तो आपको दिखाई दे दिया, ठीक है ना। यहां पे इतने हाई वोल्टेज पे जब मारते हैं तो जो लाइट निकलता है आमतौर पे वो इनविजिबल होता है, और इतने हाई एनर्जी का है तो ये एक्सरे प्रोडक्शन, एक्सरे निकल रहा होता है। तो उसी की वजह से एनोड को ऐसे तिरछा काट के बनाए हैं कि जो एक्सरे निकले तो वो बाहर की तरफ आ जाए। देख रहा है ना, मारा ऐसे तो एक्सरे निकलेगा ऐसे, दिख रहा है, ये रहा एक्सरे, एक्सरे, ठीक है। नोट करने से पहले अभी रुकिए, एक्सरे भी आप भी फिगर में बना दीजिएगा। नोट करने से पहले ये कि अब ये एक्सरे का एनर्जी आया कहां से, तब आपको पता है जो इलेक्ट्रॉन दौड़ के आ रहा था उसके काइनेटिक एनर्जी से। इलेक्ट्रॉन को दौड़ाया किसने? पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी आता है। क्या यही हो गया काइनेटिक एनर्जी? हाँ। क्या यही एक्सरे के फोटोन में बदल जाएगा? तो क्या ये यही hc/λ हो जाएगा? हाँ। या hν हो जाएगा? हाँ। अब मेरा क्वेश्चन एक बार फिर से वही है जो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में भी आपको बात आई थी। क्वेश्चन जरा सुनिए कि ये जो पोटेंशियल डिफरेंस के वजह से जो एनर्जी है EV, ठीक, और ये जो फोटोन निकला है वो, ये हर फोटोन का इतना एनर्जी होगा क्या? नहीं। हर फोटोन एकदम कहेगा नहीं हम इतने ही से निकलेंगे, ये मैक्सिमम होगा। ये वो फोटोन होगा जिसमें टोटल काइनेटिक एनर्जी बदल गया है किसमें? फोटोन के एनर्जी में, लाइट एनर्जी में, एक्सरे एनर्जी में। ये केवल वो वाला होगा। और आप जानते हैं इसकी संभावना बहुत
कम होती है, कम होती है। तो आप मैक्सिमम एनर्जी वाले फोटोन पे कमेंट कर सकते हैं। ठीक वैसे ही जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी से जो इलेक्ट्रॉन निकला था आप उस पर कमेंट कर सकते हैं, उसको आप निकाल सकते हैं आइंस्टाइन के फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन से, लेकिन उससे कम हर पॉसिबल वैल्यू हो सकता है, वो आप नहीं निकाल सकते। तो यहां पे भी जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला मामला होगा, जो कंप्लीट कन्वर्ट हो गया फोटोन की एनर्जी में, आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन आप जानते हैं कि उससे कम हर पॉसिबल वैल्यू होगा। क्या यहां से कुछ विजिबल नहीं निकल जाएगा? काहे नहीं निकलेगा? पत्थर को आपने मारा है, लाइट निकला है तो आपको विजिबल दिखा है, क्या कुछ इंफ्रारेड नहीं निकला होगा? निकला होगा, वो आपको नहीं दिखाई दिया। उसी तरह से यहां ये एक्सरे है तो क्या कुछ अल्ट्रावायलेट नहीं निकला होगा? निकला होगा। क्या कुछ विजिबल निकल सकता है? निकल सकता है। लेकिन एक है जिसका नाम नहीं ले रहे हैं, गामा, वो नहीं निकल सकता है क्योंकि उसकी एनर्जी इससे ज्यादा है, वो नहीं निकलेगा। तो ज्यादा से ज्यादा एनर्जी वाला हम कमेंट कर सकते हैं, उससे कम वाला नहीं बता सकते हैं, क्योंकि सब इलेक्ट्रॉन जाके एक ही प्रकार से पूरा के पूरा कॉलिजन में सारा एनर्जी फोटोन में कन्वर्ट हुआ हो ये जरूरी नहीं है, क्योंकि कुछ एनर्जी किधर चला जाएगा? हीट में। हीट में क्लियर है ये बात? तो चलिए ये वाला फिगर बनाइए और नीचे लिखे हम लोग कि मोस्ट ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कन्वर्टेड इनटू हीट। ठीक है, सम, और ये बहुत छोटा अमाउंट होता है, सम एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू फोटोन्स। photons if the accelerating voltage is very high, और आमतौर पे किलो वोल्ट के रेंज में, then we get photons of X-rays intensity of X-ray and its wavelength। कहां से? तो कूलीज ट्यूब से जो निकला है। ये वाला बात अभी नोट बाद में कीजिएगा, पहले समझिएगा, खाली उधर वाला लिख लीजिए, क्योंकि अब जो ग्राफ आ रहा है एक्सरे का मेन पार्ट यही है। इस ग्राफ को समझ लिए, सब समझ में आ रहा है कि चल क्या रहा है। ठीक है, आप जानते हैं कि वहां से फोटोन्स निकल रहा है तो इंटेंसिटी ज्यादा, मतलब नंबर ऑफ फोटोन्स ज्यादा, कोई शक नहीं। ठीक, तो जो जो फोटोन्स मिल रहे थे सबको देखा गया कि ये कितना वेवलेंथ वाला मिल रहा है, ये कितना मिल रहा है, सबका एक उस हिसाब से ग्राफ जब बनाया गया तो ग्राफ हमें मिला चूहा। कैसा ग्राफ मिला? चूहा।
चूहा नहीं है? क्या बात करते हैं, मतलब अब पूरा पैर और सब बनाया हुआ ऐसे कैसे होगा? ठीक है, ये चूहा जो है ये इसके अंदर बहुत फिजिक्स छुपा हुआ है। किसका? एक्सरे का, उसकी बात करेंगे हम लोग। और चूहा का 2 कान भी है। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट ये रखिएगा, बनाते समय ध्यान रखिएगा कि पीछे में ध्यान रखिएगा, ग्राफ बनाते समय ये गलती कर देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। पीछे में ग्राफ टच करेगा एक्स एक्सिस को, आगे में टच नहीं करेगा, इन्फिनिटी की तरफ भाग जाएगा। ये ध्यान रखना है आपको बनाते समय। ठीक, 2 कान जो मिला है, दोनों कान को खड़ा खड़ा बनाइएगा। कुछ लोगों को मैंने देखा कि ये सब नहीं बोले थे और जाके देखे थे उनके कॉपी में तो ही कानवा को ऐसे ऐसे कर दिए थे। ठीक है ना? कान एकदम सीधा वर्टिकल बनाइएगा, ध्यान रखिएगा। एक तो ये बात, और अगला कान बड़ा रहेगा, पिछला छोटा रहेगा। ये जरूरी चीज है। क्यों? थोड़ी देर में आते हैं उस पर। अब ये बात बनाने से पहले नहीं बोलते, आप उल्टा सीधा बना लेंगे। अब बाद में हम जब फिजिक्स उसका बता रहे होंगे तो ठीक, तो अब बनाइए ये सारे बात ध्यान रखते हुए। सबका मीनिंग है, अगर गलती कर देंगे तो वो गलत हो जाएगा ग्राफ। अब ग्राफ बनाइए तब हम बात करें। कान देखे आप लोग का? नहीं तो कान उखाड़ लेंगे। ठीक है, अगला कान बड़ा होगा। हाँ, हाँ, थोड़ा सा गड़बड़ाया। ये ऐसे दिखना चाहिए था जैसे ये एक ही लाइन जा रहा है, बीच में एक आध को पिक्स मिल गया है। ये ऐसे जा रहा है, देख रहे हो ना? मेरा ऐसे दिख रहा होगा एकदम, एक लाइन जा रहा है, बीच में पीक उठ गया है। हाँ, ठीक है। कान के बीच में मुंह क्या बना दिए हैं? अच्छा, ठीक है, चलिए, हो गया, बन गया। आइए, अब सब लोग कलम रोकेंगे बनाने के बाद, समझे। ये देखा गया कि कम से कम लेमडा, मतलब ज्यादा से ज्यादा एनर्जी का फोटोन मिल रहा था। ठीक है ना? और उससे बड़ा हर वेवलेंथ मिल रहा था। दिख रहा है कि ये जब दौड़ के मारा तो एक कम से कम वेवलेंथ, मतलब मैक्सिमम एनर्जी वाला मिलेगा। एक वो रेंज होगा, उससे कम का नहीं मिलेगा वेवलेंथ। मतलब उससे ज्यादा एनर्जी कहां से लाएगा? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी पूरा के पूरा कन्वर्ट हो गया फोटोन में, रिसीव है। मतलब तुमको इतना कहीं खो गए हो कि इधर देख भी नहीं रहे हो, और नाम अभी तुम्हारा लिए हैं। फोन निकाले हो का? रख लो, अंदर रख लो, रख लो। अच्छा, ओके। तो मिनिमम वेवलेंथ, मैक्सिमम एनर्जी हमें मिल रहा था। इसको लेमडा मिनिमम बोल दे हम, लेमडा मीन। हाँ, बोल दिए, ये है। ठीक, जैसे ही उससे कम एनर्जी वाला यानी ज्यादा वेवलेंथ वाला देख रहे थे तो उसके फोटोन्स की संख्या ज्यादा होते जा रही थी। होते होते बीच में ऐसा था जहां पे काफी ज्यादा फोटोन्स मिल रहे थे। ये वाला क्षेत्र दिख रहा है, तो काफी फोटोन्स मिल रहा था। ये कुछ एवरेज वेवलेंथ जैसा था। ठीक है ना? ऐसी चीजों को मोस्ट प्रोबेबल नाम दे देते हैं ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन में। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस आप पढ़ते हैं तो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी बोलते हैं।
ठीक है ना। तो ये कुछ मोस्ट प्रोबेबल बीच में आएगा, आया। कौन? यहां पे फोटोन है, यहां पे कोई स्पीड नहीं है। क्लियर? जब आगे बढ़े तो पता चला कि कुछ ऐसे क्षेत्र थे जहां पे अचानक इंटेंसिटी बढ़ जा रहा था, अचानक इंटेंसिटी बढ़ जा रहा था। आप फिर आगे जाके फिर नॉर्मल ग्राफ मिल रहा था, फिर अचानक इंटेंसिटी बढ़ जा रहा था, फिर नॉर्मल ग्राफ मिल रहा था। समझ रहे हैं? इन पीक्स का कुछ नाम दिया गया, ठीक है। के अल्फा, आगे वाला कान को लिखिएगा के अल्फा और पीछे वाले को के बीटा, बीटा, ठीक है। रुकिए थोड़ी देर बाद लिखिएगा। और फिर आगे गए बढ़े तो और छोटे छोटे वेवलेंथ थोड़े बहुत मिल रहे थे, लेकिन मिल रहे थे। बड़े से बड़ा वेवलेंथ यानी कम से कम एनर्जी वाला फोटोन कितना मिल सकता है हम नहीं बता सकते, क्योंकि कम से कम एनर्जी तक कुछ हो सकता है। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में बोले थे ना कि भैया कम से कम कुछ एनर्जी हो सकता है, लास्ट में तो जीरो भी हो सकता है। निकोल के पांजरे में खड़ा है, बगले में खड़ा है, तो यहां पे तो कोई खड़ा नहीं रहेगा, फोटोन है सब। तो कहेंगे कम से कम एनर्जी वाला फोटोन्स कुछ भी हो सकता है। हाँ, उसकी संख्या कम होगी, संख्या कम तो इंटेंसिटी कम, कम संख्या कम तो इंटेंसिटी कम, इसीलिए ग्राफ आ जाएगा एक्स एक्सिस के पास, कोई दिक्कत नहीं। इंटेंसिटी कम है लेकिन होगा, फोटोन्स उधर भी मिलेगा। कम से कम कितना मिल सकता है एनर्जी वाला हमको नहीं पता है, हम वो नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा एनर्जी वाला निकाल सकते हैं, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा काइनेटिक एनर्जी कितना हो सकता है दौड़ते हुए इलेक्ट्रॉन का, ये हम निकाल सकते हैं, क्योंकि दौड़ाया किसने है? बैटरी ने। उसका वोल्टेज जो है वही तो दौड़ाया है। क्लियर है ना? तो ये बात थी। तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा था? एक मिनिमम वेवलेंथ से लेके एवरी पॉसिबल हायर वैल्यू। अरे सर रीजन में पूछेगा स्टेटमेंट। एक्सरे का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसे है? एक मिनिमम वेवलेंथ से एवरी पॉसिबल हायर वैल्यू। एनर्जी की बात करेगा तो एक मैक्सिमम एनर्जी से एवरी पॉसिबल लोअर वैल्यू, लोअर वैल्यू, ऐसे बोलेंगे, ठीक। तो ये बात, ये के अल्फा और के बीटा जो कान आप चूहा का कह के निकल रहे थे अभी, ये बहुत ही माने बड़ा काम करके गया इस दुनिया में, ठीक। मॉसले साहब जो है उनको माने केमिस्ट्री के कुछ जो जायंट्स होंगे, जिनको मैं दूल्हा कहता हूं, क्योंकि आप जानते हैं कि बारात में दूल्हा नहीं है तो खिलाबो नहीं करेगा जी, ठीक है ना। तो कुछ लोग साइंस की दुनिया में इतने मतलब बेजोड़ लोग गुजरे हैं, उसमें से आता है मॉसले, ठीक है ना। उनके रेस्पेक्ट में आज तक आप केमिस्ट्री के पीरियडिक टेबल खरीदेंगे तो ऊपर में लिखा रहेगा मॉसलेज लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियडिक टेबल, ठीक है ना। भाई दूल्हा है तो नाम ऊपर लिखना जरूरी है ना, तो लिखा जाता है। शादी के कार्ड पे दूल्हा का नाम होता है कि बरतिया का? ओके, एनीवेज, तो वो इसको स्टडी कर करके कमाल कर दिए, जो कि हम लोगों को लिखेंगे, नोट करेंगे आगे। वो इन्होंने इसका स्टडी किया कि ये चल क्या रहा है, ये जो एक्सरे है, बीच बीच में कान दिख रहा है, ये क्या हो रहा है। तो पता चला कि ये जो इलेक्ट्रॉन दौड़ के आया था, ठीक है, और देखिए किस्मत ऐसी होती है साइंस में, कभी कभी वो बंदा अगर रह जाता, मैं उसको लड़का ही कहूँगा क्योंकि अभी वो लड़का ही था, तब तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर में मारा गया, ठीक है। उसके बाद इतना हंगामा हुआ कि साइंटिस्ट को लड़ाई के मैदान में, उसके बाद से बड़े बड़े साइंटिस्ट को हंगामा हो गया, काहे भेज दिया आप। पहले लड़ाई के मैदान में सरकारें भेज देती थी कि तुम वहीं पे सेना की मदद करोगे, हथियार बना बना के साइंस के हिसाब से चीज़ों को तुम बताओगे वहीं पे, तो बड़े बड़े साइंटिस्ट को लड़ाई के मैदान में भेज देते थे, ठीक है। अब ये इतना बड़ा ब्रेन 27 साल की उम्र में नोबेल प्राइज ले चुका, ठीक है, 23 साल की उम्र में ये थेसिस दे चुका था, ये सब चीज़ों को, ठीक है ना। आप लोगों से तन के मन के बड़ा था जी, ठीक है। ये सब कर दिया और 27 साल की उम्र में नोबेल प्राइज दिया, 28 साल की उम्र में मारा गया, ठीक है ना।
तो ये बहुत ही बड़ा लॉस था साइंस की दुनिया का, क्योंकि ये लड़का जो इतनी कम उम्र में ये सब चीजें कर गया, तो अभी ये 50-60 साल की उम्र तक भी रहता, 70 साल की उम्र तक रहता, तो अभी और कुछ ना कुछ तो बहुत कुछ कर डालता। एनीवेज, यहाँ ये तो उन्होंने इसको जब स्टडी किया तो पता चला कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स आके धक्का मार रहा था किसको, एनोड को, जिसको कि टारगेट कह रहे थे आप, क्योंकि टारगेट पे चलाया जा रहा है इलेक्ट्रॉन। ठीक, उन्होंने अलग अलग मटेरियल का टारगेट बना बना के इसके कान को स्टडी किया, कान के स्टडी को किया, चूहा के कान को। ठीक है ना। पता चला कि ये वो एक्सरे थे जो जब ये इलेक्ट्रॉन जाके टारगेट मेटल को मार रहा था तो उसके किसी अपने इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड स्टेट में भेज दे रहा था। इलेक्ट्रॉन को मार के ऊपर फेंक सकता है ना, अभी भी तो बोले ना। देखिए ये बात भी हमेशा ध्यान रखिए, ये आपको हमेशा फील होना चाहिए। न्यूक्लियस है, ऑर्बिट है, ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का उछलना कूदना, ये एनी टाइम आपको फील करना है। केमिस्ट्री भी अच्छा होने के लिए और फिजिक्स भी अच्छा होने के लिए, ठीक है ना। और आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन हमेशा डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स में ही रहेगा, बीच में कहीं नहीं रहेगा। तो उसको जो एनर्जी का गैप है डेल्टा ई, ये जब तक नहीं मिलेगा ये एक्साइटेड स्टेट में नहीं जाएगा। तो पता चला यहाँ पे वो एक उस वेवलेंथ पे, ये वाला वेवलेंथ पे वो एक्साइटेड स्टेट में चला जा रहा था। ठीक है ना। एक्साइटेड स्टेट में जाके कोई इलेक्ट्रॉन वहीं पे रह जाता है कि तुरंत लौटता है, और लौटता है तो वो जो एनर्जी एब्जॉर्ब करके ऊपर गया था तो लौटेगा तो फिर एनर्जी रिलीज करेगा। और आप जानते हैं जितना एनर्जी वो उतना ही एनर्जी रिलीज करेगा जितना कि दोनों ऑर्बिट के बीच का एनर्जी डिफरेंस है डेल्टा ई। तो पता चला कि टकराने की वजह से जो इंटेंसिटी मिल रहा था वो तो मिल ही रहा था, कुछ हायर से उछल के लोअर पे आ रहे थे तो वो भी फोटोन रिलीज कर रहे थे। तो ठीक उस वेवलेंथ पे टोटल इंटेंसिटी बोलो बढ़ जाएगा। तो ठीक वो वाले वेवलेंथ पे अचानक इंटेंसिटी बढ़ जा रहा था। ठीक है ना। तो अगर आप ऑर्बिट को रिप्रेजेंट करते हैं तो कहते हैं पहले वाले को के तो दूसरे को, अरे बोलो, KLMN 1 2 3 4। क्लियर है। तो पता चला कि सब जो आमतौर पे मिल रहा था वो पहला वाला, ठीक है ना, वो था कि अच्छा पहला वाला क्यों ज्यादा मिल रहा था, क्योंकि एनर्जी पहले वाले में ज्यादा आसान है होना और एनर्जी डिफरेंस सबसे ज्यादा होता है। ठीक। एनीवेज, एक्सरे का ऑब्जर्व ये लोग कर रहा था। अब देखिए क्या हो रहा था कि के का मतलब के पर गिरा, पहले तो एक्साइटेड स्टेट में गया और फिर वापस गिरा। यहां पर कोई कहेगा कि सर जो टारगेट मेटल पे मैंने मारा है, किसी इलेक्ट्रॉन को मार के निकाल दिया है ऑर्बिट से, तो कोई जरूरी है कि वो खाली जगह पे वही फिर वापस आएगा, अगल बगल से कोई दूसरा नहीं आके गिर सकता है, क्या नहीं गिर सकता है। मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रॉन अगर आपने लोअर ऑर्बिट से मार के हायर ऑर्बिट में ले गया है आपने, तो जगह खाली हुआ है तो उसमें कोई जरूरी नहीं कि फिर वह गिरेगा, वो अभी वहां तक तो दूसरा गिर गया, वो कहेगा सुन भाई तुम्हें इसमें रह जाना, हम वहां चल जा रहे हैं। जैसे भी हो आपके लिए तो इंपॉर्टेंट है कि ऊपर से गिरेगा तो फोटोन रिलीज करेगा। क्लियर चल रहे हैं। तो वहां की इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। तो के अल्फा उसको नाम दिया गया जो 2 से 1 पे गिर रहा था। के का मतलब कहां गिर रहा था, 1 पे। अल्फा बोला गया था 2 से 1 पे गिर रहा था, तो के बीटा बोला गया तो 3 से 1 पे गिर रहा था। 3 से 1 पे गिर रहा था। ठीक से बना के लिख लेंगे इसको हम लोग, पहले फिजिक्स समझ रही है पूरा। तो यही के अल्फा और के बीटा लाइन कहलाया। अब जरा बताइए कि टारगेट मेटल कुछ भी हो, चूहे का बाकी शरीर तो ऐसे ही रहेगा,
लेकिन टारगेट मेटल अगर आप बदल दे रहे हैं तो के अल्फा और के बीटा उसी जगह मिलेगा कि कुछ एने ओने हो जाएगा, आगे पीछे हो जाएगा, क्योंकि ये जो एनर्जी है के एल एम एन के बीच की, तो सब एटम का अपना अपना है। क्लियर है? तो इसका मतलब ये हुआ कि बाकी जो था वो टारगेट मेटल के बारे में हमें कुछ नहीं बताएगा, लेकिन ये दोनों कान जो है के अल्फा के बीटा, ठीक है ना, ये मेटल के बारे में बता रहा है, इनफैक्ट उसका वेवलेंथ बता रहा है जिससे कि हम एनर्जी निकालने जा रहे हैं। समझ पा रहे हैं? है ना कमाल की बात? तो इसको स्टडी कर करके उन्होंने रिलेशन निकाल दिया उस फोटोन का जो निकल रहा था, के अल्फा के बीटा सबको स्टडी किया उन्होंने और कमाल कर दिए। उसके पहले तक पीरियोडिक टेबल उसके 300 साल पहले से चल रहा था, लेकिन बहुत कुछ उसमें खामियां थी। ठीक, उसमें से एक बड़ी खामियां तो ये थी कि हम एटॉमिक वेट के, लोगों को लगा कि किसी भी चीज को वजन से सजाना चाहिए, तो पीरियोडिक टेबल में कैसे सजाया गया था? पहले वेट के हिसाब से। और पता चला कि कई ऐसे एलिमेंट थे जिसका बिहेवियर पीछे वाले की तरह था, वजन ज्यादा था। ये सब चीजें चल रही थी, बहुत सारी उसमें खामियां थी। तो इसीलिए पीरियोडिक टेबल पहले कई बार सजाया गया पिछले 200-300 साल में, ठीक है ना। किसी ने कहा कि ये चलेगा, मेंडलीव साहब से जो कहानी शुरू हुई, ठीक है ना। इन्होंने हमेशा के लिए फरियाइए दिया। और इतना इसलिए मैं कह रहा था कि दुल्हा इनको, क्योंकि ये खतरनाक बात है। उन्होंने जो बात फरिया दिया, क्लियर कर दिया। अब 100 साल होने जा रहा है, 2026 है ये, ठीक है ना। 100 साल से ज्यादा हो गया ना, वो 1914-15 के आसपास की बात है। सेकेंड वर्ल्ड वार कब शुरू हुआ था? 14 से 19 तक चला था ना। फर्स्ट वर्ल्ड वार, फर्स्ट वर्ल्ड वार, ठीक है ना। तो जीके में आप लोग अच्छे हैं। तो 14 से 19 तक जो वार चला, तो एनीवेज, तो 100 साल से ज्यादा हो गया और उनका एक भी बात गलत नहीं हुआ क्योंकि अब तो और सही हो गया और क्लियर हो गया सब चीज। उन्होंने सजाया और उन्होंने साबित कर दिया कि कौन एटम क्या चाहता है, कौन सोना है, कौन चांदी है, कौन कार्बन है, कौन हाइड्रोजन है, कौन कैल्शियम है, कौन फास्फोरस है। ये सब तय करता है उसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन का नंबर। ये छोटी मोटी बात नहीं थी। तो उन्होंने बोला पीरियोडिक टेबल को आपको सजाना है कैसे? एक प्रोटॉन को यहाँ, तो अगले प्रोटॉन के यहाँ, 2 प्रोटॉन वाले को यहाँ, 3 प्रोटॉन वाले के यहाँ, 4 प्रोटॉन, 5 प्रोटॉन। आपको पीरियोडिक टेबल प्रोटॉन के हिसाब से सजाना है। न्यूट्रॉन की संख्या चाहे कुछ भी हो, उससे कोई मतलब नहीं। बस सारा चीजें फरिया गया, आइसोटोप वगैरह सब सज गया कि भैया आइसोटोप सब एक के जगह पे रहेगा, क्योंकि उसके अंदर प्रोटॉन की संख्या सेम होगी, तो वो एक ही बॉक्स में रहेगा। ये आज आपके लिए छोटी बात है, यहां तक पहुंचना बहुत बड़ी बात थी। क्लियर है? तो ये जो कान था, ये टारगेट मेटल के बारे में हमें बता रहा था, और बाकी शरीर जो है वो जनरल था। कोनो मेटल ले लीजिए, टारगेट पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसलिए 2 नाम दिया गया। इनको बोला गया कंटिन्यूअस एक्सरे। और दोनों कान चूंकि मेटल के बारे में बता रहा था, उनके कैरेक्टर के बारे में बता रहा था, इसलिए नाम दिया गया कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे। इतनी सारी बातें एक ही ग्राफ पे चल रही है, देख रहे हैं ना आप लोग। इसलिए हम पहले ही बोले थे कि ये एक ग्राफ में पूरा एक्सरे है। ठीक, आपके मन में अब आ सकता है कि सर के है तो क्या एल भी मिल सकता है? एल अल्फा एल बीटा काहे नहीं मिल सकता है? उनके पीक छोटे छोटे होंगे, तो जो मेन 2 बड़ा पीक है वो बना लिए। फिर आपके मन में आ सकता है सर के अल्फा मिला है, के बीटा मिला है, के गामा नहीं मिल सकता है क्या? मतलब कुछ और नहीं मिल सकता है, इससे नहीं गिर सकता है? काहे नहीं गिर सकता है? तो कान और छोटा हो जाएगा, यहां पे होगा, ठीक है ना। कई बार मैं पहले पूछ लेता हूं कि मैं बोल दूं कि के अल्फा और के बीटा में से
दोनों के पर गिरे हैं, तो कौन एल से गिर रहा है और कौन एम से गिर रहा है, मतलब दूसरा से कौन गिरा है, तीसरा से कौन गिरा है, आप बताइए। तो अभी तो मैंने बता दिया, लेकिन आपसे अगर सीधे पूछते तो कैसे सोचते आप? लेमडा के हिसाब से। लेमडा ज्यादा तो एनर्जी कम, ठीक है ना। बगल वाला से गिरेगा तो एनर्जी कम, दूर से गिरेगा तो एनर्जी, इसीलिए के बीटा जो है दूर से गिरा है, ठीक है। लिखिए जो फिगर में और कुछ बातें लिखे हैं वो, और अभी 2-4 पॉइंट जो है वो नोट करें हम लोग। ठीक है ना। सबसे पहले देयर इज ए मिनिमम लेमडा, इनको कट ऑफ लेमडा भी कहेंगे कभी कभी। आप कोई थ्रेशोल्ड लेमडा भी कह देगा तो नहीं पिटेंगे, हालांकि इसका फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट से कोई रिश्ता नहीं है, ठीक है ना। ये फोटोइलेक्ट्रिक का उल्टा है। इनफैक्ट फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में फोटोन मारा, इलेक्ट्रॉन निकाला, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जाके मारा और फोटोन निकाला, ठीक है ना। एनीवेज मिनिमम वेवलेंथ कट ऑफ वेवलेंथ होगा, ठीक है ना। Which photon has maximum energy? ठीक है ना। The maximum energy of a photon बराबर हो जाएगा के मैक्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये बराबर हो जाएगा ई वी के। तो इसलिए एस सी बाई लेमडा मिन बराबर ई वी। जल्दी कीजिए तो एक्सरे खत्म करें और थोड़े से सेमीकंडक्टर्स के भी कुछ इंट्रोडक्शन आज हो जाए। और कल वाले क्लास में सेमीकंडक्टर दबा के खींचेंगे एकदम। ठीक है। मिनिमम नोट्स में मैक्सिमम फिजिक्स वहां भी सीख रहे होंगे, जल्दी कीजिए। तो ये जो लेमडा आप कैलकुलेट कर रहे होंगे, ध्यान रखिएगा, ये मिनिमम वेवलेंथ कैलकुलेट कर रहे होंगे आप। तो एग्जाम में वो क्वेश्चन पूछते समय सीधे वेवलेंथ भी लिख दे तो आपको निकालना है और एक वो आंसर करना है, लेकिन आपको पता रहना चाहिए कि भैया उसको क्वेश्चन में लिखना चाहिए था मिनिमम वेवलेंथ। वो नहीं भी लिखा है तब भी वो है कौन सा वेवलेंथ? मिनिमम वाला वेवलेंथ, क्योंकि मैक्सिमम वाला हम नहीं निकाल सकते, हमको नहीं पता। मैक्सिमम वाला तो हर पॉसिबल वैल्यू हो सकता है, हमको नहीं पता। ठीक है ना, ये बात। तो अब सवाल ये उठता है कि चूंकि ये इतनी बार पूछा जाता है कि एक वो शॉर्टकट फॉर्मूला बनाया गया HC/EV, ठीक है ना। पता चला कि ये लेमडा एंगस्ट्रम में आएगा अगर यहाँ पे हम कर दे 12,400 और डिवाइडेड बाई एनर्जी किसमें? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ये बहुत काम का चीज है। अब जैसे ही ये 12,400 आया तो आपको ध्यान देना चाहिए कि ये फोटोन के लिए है कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के लिए है। ये पार्टिकल्स के लिए नहीं है, ये लाइट के पार्टिकल के लिए है, या सीधे लाइट कहिए ना भाई। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए वैलिड फॉर्मूला है। गलती से वो मत कह दीजिएगा कि बोलेगा कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालो तो इस इलेक्ट्रॉन का,
तो तुरंत धीरे धीरे कर दिए, बस सब गड़बड़ हो जाएगा। उसके लिए क्या आया था 12.27, भूल गए। हाँ, तब ये निकला था एंगस्ट्रम में, लैम्डा एंगस्ट्रम में आया था। ये किसके लिए है? इलेक्ट्रॉन के लिए, वो जो कि पार्टिकल है उसको दौड़ाया गया, उसका डी ब्रॉगली वेवलेंथ पूछा जा रहा है। अरे क्लियर है। लेकिन ये केवल किसके लिए है? लाइट के लिए, फोटोन्स के लिए, क्योंकि देख रहे हैं ना किसकी बात कर रहे हैं, कहाँ का वैल्यू डाले हैं, Hc का वैल्यू डाल के निकाले है ना। C से कौन चलता है? फोटोन्स। ठीक है ना। तो ये बहुत काम का चीज होगा, काम का चीज होगा। इतना काम का होगा कि तुरंत बोलेगा आपसे कि सुनिए तो जरा के अल्फा का वेवलेंथ निकालिए, तो हम दे दिए आपको हाइड्रोजन। जरा रफ करके बताइए तो जल्दी से, हाइड्रोजन के अल्फा का वेवलेंथ निकालिए, लगभग में निकालिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन सुने। के अल्फा के बारे में भी हम लिखना बाकी है, लेकिन समझा चुके हैं ना के अल्फा कौन है, कहां से कहां गिरा है के अल्फा में। कुछ लोग फर्स्ट पर से गिरा दे रहे रे, फर्स्ट तो बेचारा खुद नीचे है। मैंने कोनो आप में से कोई महान आदमी नहीं ना जो कहेगा सर हम ग्राउंड फ्लोर से जब गिरे ना तो 3 हड्डी टूट गया। अबे तू ग्राउंड फ्लोर से कैसे फर्स्ट फ्लोर पे गिरा जाके? बाप रे बाप। अच्छा देखते हैं, चलिए जल्दी। तो ये सिर्फ क्वेश्चन पूछने का मेरा मकसद ये था कि ये इतना रेडीमेड फॉर्मूला है कि तुरंत फटाफट। अब हाइड्रोजन में पता है कि -13.6 और इधर 3.4, दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 10.2 आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो सीधे फटाक से, चूंकि आप एंगस्ट्रम इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतना प्रैक्टिस कर लीजिए कि जैसे बोले तुरंत शुरू हो जाइए एक लाइन में 12,400 डिवाइडेड बाई 10.2, बात खत्म। जो आएगा ये एंगस्ट्रम में आएगा, ठीक है ना। इसको लगभग ये 1200 आ रहा है, रुक जाइए, हाँ ठीक तो है, ये लगभग 1200 एंगस्ट्रम आ जाएगा। कितना आ रहा है? हाँ देखिए, एक तो पहले ये 10 पॉइंट है, इसको अगर लगभग 10 मानते तो 1240 आता, और चूंकि ये 10.2 है तो वो 1240 से थोड़ा कम होगा, तो 1100 कुछ होगा। मैंने लगभग 1200 लिख दिया, ठीक है ना। अब 1190 हो दो, इतना एंगस्ट्रम लिख दिया, ठीक जा रहे हैं। अच्छा, ये जो है 2 से 1 पे गिरा है, 1 पे गिरा है, 1200 एंगस्ट्रम आया है लगभग। देखिए इधर गौर देखिए कैसे चीजें जुड़ती हैं एक दूसरे से। इधर पढ़ो ना रे, इसके लिए ना हमसे पढ़ने आते हो, ठीक है। विजिबल का कितना रेंज होता है? तो आमतौर पे 4000 एंगस्ट्रम से 7000 एंगस्ट्रम। कोई इसको 7200, 7400, 7600 लिख देगा एंगस्ट्रम, चलेगा। मारपीट नहीं करना है क्योंकि ये सब रेंज है, ठीक है। रेंज आदमी टू आदमी वेरी करता है, ठीक है ना। कोई कहेगा कि एगो बूढ़ा है उसको इतने तक दिख रहा है, हाँ सही है, लेकिन कोई यंग बच्चा है उसकी आंखें ज्यादा देख सकती हैं, तो वो कहीं 7600, 8000 एंगस्ट्रम तक देख ले, हो सकता है, ठीक है ना। समझ रहे हैं ना, सबको बूढ़ा होना है, रेंज छोटा होते जाएगा, क्लियर। आइए यहां, आप जरा बताइए कि जो आया है पहले ऑर्बिट का, दूसरे से पहले पे जो गिरा है, अभी अभी आपने निकाला है इसको यूज करके 1200 एंगस्ट्रम। इधर देखिए फरहान, तो जरा बताइए विजिबल के किधर है वो? ज्यादा एनर्जी की कम, एनर्जी ज्यादा, वेवलेंथ कम। आज एक्सरे के शुरुआत में बोले हैं कि बहुत होगा तो 100 एंगस्ट्रम तक ले लीजिएगा एक्सरे को, 50, 60, 70, 80 तक। तो 50, 60, 70, 80 एंगस्ट्रम तक एक्सरे कह रहे हैं। आज 4000 के बाद उधर कह रहे हैं विजिबल। तो इन दोनों के बीच में क्या कहते हैं?
अल्ट्रा वायलेट, अल्ट्रा वायलेट। तो बाकी बच्चा जो है वो याद करेगा, 2 से 1 पे हाइड्रोजन में गिरता है उसको लाइमन सीरीज कहते हैं, वो अल्ट्रा वायलेट में आता है। और हमारे स्टूडेंट फील करेंगे चल क्या रहा है, क्यों अल्ट्रा वायलेट में आ रहा है, दिख रहा है ना। ऐसे ऐसे मॉडर्न फिजिक्स ऐसे पढ़ना है, ये वो अलग ही तरीका है पढ़ने का। नेचर में सब चीजें जुड़ती चली जाएंगी, और तब लोग आपसे कहेगा कि ये वाला क्वेश्चन तुम कैसे बना दिए हो, ये कहाँ पढ़े हो, तो आप बोलेंगे हमको भी नहीं पता है कहाँ पढ़े हैं, लेकिन हमको बुझा रहा है, हमको लग रहा था तो हम छोड़ के नहीं आए हैं, इसको भी बना के आ गए हैं, सही हो गया है। ये क्यों आपको लग रहा था, इंट्यूशन, बुझाना, आपको फील होना, क्योंकि आप चीजों को जोड़ के पढ़ रहे थे, आपको नेचर को देख रहे होते हैं। तो मैं आपको फिजिक्स पढ़ाता हूं कि नेचर, नेचर पढ़ाता हूं, नेचर को जोड़िए। अभी आंखों से निकले फिजिक्स विजिक्स सब में घूम गए, ठीक। अभी चूहा का कान बाकी है, इधर आइए। तो ये कौन सा रीजन हुआ, आप कहेंगे अल्ट्रा वायलेट। तो क्या ये बात पहले से आप नहीं याद रखे हुए थे कि 2 से 1 पे गिरता है उसको लाइमन सीरीज कहते हैं और वो अल्ट्रा वायलेट में होता है। आज तो निकाल भी लिए, बुझा रहा है ये बात। चलो, तो हाँ, अब आते हैं एक्सरे के जो बाकी रीजन्स हैं, उन क्षेत्रों की बात करें। ये वाला काम हो गया, लैम्डा मिनिमम हम कभी भी निकाल सकते हैं, हमको एनर्जी दे ये निकाल सकते हैं। ओके, चलिए। द रेंज ऑफ एक्सरे वेवलेंथ फ्रॉम लैम्डा min to infinity is called continuous X-ray। कंटिन्यूअस एक्सरे, ठीक है ना। कंटिन्यूअस एक्सरे, कंटिन्यूअस एक्सरे टारगेट मेटल के प्रॉपर्टी पे डिपेंड नहीं करेगा, डज नॉट डिपेंड ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ टारगेट मेटल। कोई भी लीजिए, ये तो एक रेंज है, सब में मिल रहा होगा, ठीक है ना। अब कहेंगे देयर आर सम पीक्स ऑफ इंटेंसिटी एट सम फिक्स्ड लैम्डा। वहां पे ज्यादा पीक मिल रहा है, फुल स्टॉप के बाद दे आर कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे। और ये टारगेट मेटल पे डिपेंड कर रहा था। तो एक्सरे के 2 प्रकार का नाम आया यहाँ पे, कंटिन्यूअस एक्सरे और कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे।
तो के अल्फा और के बीटा के समय क्या हो रहा है, तो वहां पे ट्रांजिशन हो रहा है ऑर्बिट्स के बीच में इलेक्ट्रॉन का, ठीक है ना। मैंने बोला कि आगे वाला, अब तो ये जो कान है इसका क्या नाम रख दिए, कान क्या था, पहले से कान बोल रहे थे, अब बोलेंगे वो कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे है, ठीक है ना। आज चूहा का बाकी शरीर क्या है, कंटिन्यूअस एक्सरे है, क्लियर। चूहा का कान कैरेक्टरिस्टिक्स है एक्सरे, ओके। तो मैंने बोला था कि आगे वाला कान बड़ा बनाना है, छोटे वाला पीछे वाला छोटा बनाना है, क्यों, क्योंकि किसी इलेक्ट्रॉन को उछल के अगर भागा है हायर ऑर्बिट में तो ज्यादा चांस है बगल वाले में भागना कि दूर भागना, बगल वाले में, तो नेचर का नियम है, ठीक है ना। तो इसलिए कि अल्फा का इंटेंसिटी ज्यादा मिलेगा, इसीलिए मैंने बोला था कि आगे वाला कान जो कम एनर्जी वाला है उसकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी, कम एनर्जी मतलब वेवलेंथ ज्यादा, ज्यादा मतलब कान आगे वाला। पूछेगा सब पे क्वेश्चन, बनेगा ना, ओके ओके। अब आइए, हाँ, एक ऐसा बीच वाला वेवलेंथ होगा कि वहां पे नंबर ऑफ फोटॉन्स कुछ ज्यादा ही है। आप जानते हैं ये नेचर का नियम है कि कहीं पे हर पॉसिबल वैल्यू होता है तो इधर वाला भी कम मिलेगा, इधर वाला भी। बेल शेप्ड ग्राफ ही मिलता है नेचर में मैक्सिमम जगह, तो कुछ नहीं, ये बेल शेप्ड ग्राफ है, ठीक है ना। कुछ फोटॉन्स कम वेवलेंथ, ज्यादा एनर्जी वाले, तो ज्यादा एनर्जी वाले भी कम होंगे, कम एनर्जी वाले भी कम होंगे, बाकी लोग बीच में होंगे। ये नेचर का नियम है। इस क्लासरूम में लोगों की हाइट और नंबर ऑफ पर्सन्स, हाइट और नंबर ऑफ पर्सन्स का ग्राफ बना दीजिए, बेल शेप्ड मिलेगा। कम लंबाई वाले लोग भी कम होंगे, ज्यादा लंबाई वाले लोग भी कम होंगे, बाकी लोग बीच में होंगे, ठीक है ना। नेचर का नियम है। जीनियस लोग भी कम होंगे, इडियट लोग भी कम होंगे, बाकी लोग बीच में होंगे। हम सब लोग बीच वाले हैं, ठीक है ना। बीच वाला होना ये जो है ना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो बीच में है ना इनको पता रहता है कि हमको उछलना नहीं है। जीनियस कंफ्यूजन में आ जाते हैं कि हमको उछलना है, इडियट जो कहते हैं कि हमारा तो कोई कंफ्यूजन नहीं, हमसे हो भी नहीं करेगा। तो दुनिया बदलती है बीच वाले से, जो हम सब लोग हैं। बीच वाले लोग मेहनत करते हैं और वही लोग दुनिया बदले हैं आज तक। जीनियस एक दो लोग ही कुछ काम बड़ा कर पाए हैं, बाकी जीनियस गड़बड़ा जाता है। कुछ ही, सब जीनियस अल्बर्ट आइंस्टाइन जैसे थोड़े ही होंगे भाई, ठीक है ना। तो इसलिए अगर आप बीच में हैं तो ये बेहतर है। जितने यूपीएससी के रिजल्ट होते हैं, आईएएस आईपीएस की मैं बात कर रहा हूं, उन सब का आप जाके आप पर्सनली भी मौका मिले तो मिल लीजिएगा कुछ लोगों से, सबका पता कीजिएगा इतिहास, तो सब स्कूल में बीच वाले थे। लगभग सभी लोग बीच वाले थे, इडियट भी नहीं थे, एक बार भयंकर वाले भी नहीं थे, बीच में थे। और आज सब कलेक्टर, सारे जितने भी कलेक्टर है वो सब वही सही थे, और आज जिला चला रहे हैं वही, पॉलिसी बना रहे हैं कंट्री का वही। ये होता है क्यों? क्योंकि ये बीच वाले जो है उनको पता है कि हमको मेहनत करके आगे निकलना है, तो आप मेहनत कीजिए, आगे बढ़िए, ठीक है ना। सीखा सब रे। तो ये नेचर का ग्राफ है, नेचर का ग्राफ बताता है कि हमें मेहनत करना चाहिए, ठीक है ना। हमें जीनियस होने के भरोसे नहीं रहना है, इडियट होने के भरोसे तो रहना ही नहीं, इडियट बन के तो रहना ही नहीं है। इधर आइए, चलिए यहाँ, तो हाँ ये वाली बात कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे का आते ही हम लोग नोट करेंगे कि क्या कहते हैं, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे represents transition between two orbits of target metal atom। अब ग्राफ को मिटा दे रहे हैं।
ठीक है, और जल्दी से ये बना लेंगे हम लोग KLM मतलब 1 2 3। अगर 2 से 1 पे गिरा है तो K अल्फा, 3 से 1 पे गिरा है तो K बीटा। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा नाम, मैं कह रहा हूं कि एक्सरे का वेवलेंथ आमतौर पे 1 एंगस्ट्रम के आसपास होगा, वो ठीक है, चलेगा। लेकिन अभी भी कह रहे थे कि 60 70 80 90 100 तक एंगस्ट्रम तक को भी एक्सरे कह दिया जाता है कई बार। लेकिन आपको पता है कि एक्सरे कह तो रहे उसको, लेकिन अब वो पास किसके पहुंच गया है? अल्ट्रावायलेट का नंबर दे, वायलेट ज़्यादा तो एनर्जी कम, एनर्जी कम तो किसके पाँजर में चला गया वो? पाँजर समझते हैं ना, बगल। तो 60-70 एंगस्ट्रम जो कह रहे हैं कि उसको भी ले लेते हैं एक्सरे, लेकिन आपको पता है कि अब वो किसके पास पहुंच गया है? अल्ट्रावायलेट के पास। अब एनर्जी कम है, ठीक है ना। तो चूंकि अब इन एक्सरे का भी यूज अच्छा खासा होने लगा है कि ठीक है, जो ज्यादा एनर्जी वाले थे वो बोन से एब्जॉर्ब कर रहे थे, जो ज्यादातर एक्सरे थे, लेकिन कुछ कम एनर्जी वाले दूसरे टिश्यू भी एब्जॉर्ब कर ले रहे हैं। तो एक काम करो, उसका भी कोई नाम दे दो, क्योंकि यूज तो उसका भी हो रहा है ठीक ठाक। और आज के डेट में तो ऑपरेशन थिएटर में एक्सरे लगाया जाता है, कई बार उसी समय एक्सरे मार के सर्जन देख लेता है, ठीक है ना, और आइडिया लग जाता है बहुत कुछ। एनीवेज, और एक्सरे पे, एक्सरे प्लेट आप लोग भी देखिएगा ना, तो उस पर हार्ट दिखेगा आपको, हार्ट का शैडो दिखेगा व्हाइट में, लेफ्ट साइड में, स्टर्नम से लेफ्ट साइड में देखेंगे तो एक शैडो होगा लंग के ठीक नीचे, वो हार्ट होता है। तो अब हार्ट तो सॉफ्ट टिश्यू है, तो फिगर बना ना उसका भी भाई, आइडिया लगा ना। और कुछ कुछ तो ऐसे रेडियोलॉजिस्ट है, एक्सरे देख के हार्ट की बीमारी बताना शुरू कर देते हैं। बताइए, जबकि हार्ट के लिए इको कराइएगा, ईसीजी कराइएगा, बाकी सब कराइएगा, वो एक्सरे देख के बीमारी बता देते हैं, ठीक है ना। यही होता है अनुभव। और इसलिए आप देखे होंगे कि डॉक्टर जितना पुराना होते जाता है, लाइन उसके क्लिनिक के बाहर उतना ही लंबा होते जाता है। क्यों भाई? ये देख रहे हैं 30 साल से मरीज देख रहे हैं, चलो भाई इनके पास, ये हो जाता है। क्योंकि भाई वो ऐसी ऐसी चीजें देख लेगा ना, इतने साल में वो इतना ना देखा है कि जो अभी नए वाले को देखने में टाइम लगेगा, ठीक है ना, ये बात हो जाती है। तो हाँ बोलिए, कुछ क्वेश्चन है क्या? नहीं, तो इनका भी नाम दे दिया जाए। तो जो कम एनर्जी यानी ज्यादा वेवलेंथ वाले हैं, 60 70 100 80 वाले, उनको सॉफ्ट एक्सरे कह दिया गया, और जो ज्यादा एनर्जी वाले यानी कम वेवलेंथ वाले उसको हार्ड एक्सरे कह दिया गया। तो इस आधार पे एक्सरे में कभी नाम आ जाए तो पगलाइएगा नहीं कि ये अब सॉफ्ट का मतलब क्या है, ऐसा गद्दीदार होता है का स्वर, बड़ा सॉफ्ट होता है, कुछ नहीं, एनर्जी कम होता है। सॉफ्ट एक्सरे, हार्ड एक्सरे, ठीक है। लो एनर्जी मतलब हाई वेवलेंथ, हाई एनर्जी मतलब लो वेवलेंथ। लेमडा मिन डिपेंड करेगा बैटरी पर, जिस बैटरी से आपने जोड़ा है वो मेटल से कोई मतलब नहीं है,
क्योंकि लेमडा मीन मेटल का कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। मेटल का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? के अल्फा और के बीटा। लेमडा मिनिमम किसका कैरेक्टर है? कि आपने इलेक्ट्रॉन को कितना काइनेटिक एनर्जी दिया है, और काइनेटिक एनर्जी किसने दिया है? बैटरी ने। जो अप्लाइड वोल्टेज है वो दिया है। तो इसलिए लेमडा मिन जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स है एक्सेलरेटिंग वोल्टेज का। क्लियर? ठीक। और लेमडा मिन पार्ट है किसका? कंटिन्यूअस एक्सरे का। और कंटिन्यूअस एक्सरे को टारगेट मेटल के प्रॉपर्टी से कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना? ये बात हम लोग नोट किए हैं कि कंटिन्यूअस एक्सरे में सब मेटल पे डिपेंड नहीं करता है। ओके ओके, आइए यहाँ आइए। अब आते हैं, उस दूल्हे का नाम लिखा जाए। नाम है मॉसले। मॉसले, ठीक है ना? उन्होंने कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे को और ये सारी चीजों को बहुत डिटेल में स्टडी किया। और उन्होंने साबित कर दिया कि कौन सा एलिमेंट क्या है, कौन सोडियम है, कौन पोटेशियम है, और कौन सोना है, कौन चांदी है। ये उसके अंदर का ना ही इलेक्ट्रॉन तय करता है, ना ही न्यूट्रॉन तय करता है। केवल कौन तय करता है? प्रोटॉन। और उन्होंने बढ़ते हुए प्रोटॉन की संख्या के आधार पे सारे एलिमेंट को सजा दिया और कह दिया कि ये है। भले इसके अंदर न्यूट्रॉन की संख्या कुछ भी हो, ये है। न्यूट्रॉन घट बढ़ सकता है, हाँ हो सकता है। इसलिए उसका एटॉमिक वेट घट बढ़ सकता है, हाँ हो सकता है। लेकिन प्रोटॉन कितना है यही तय करेगा कि वो कौन है। और इन्होंने बढ़ते हुए प्रोटॉन संख्या के आधार पे पीरियोडिक टेबल को फिर से सजा दिया। ठीक है? प्रोटॉन नंबर का नाम दिया गया एटॉमिक नंबर। ठीक है ना? कैपिटल जेड से दिखाया गया। और ये जेड यानी प्रोटॉन तय करेगा कि कौन क्या है। क्लियर? ये इतने कॉन्फिडेंट तरीके से इसको सजा दिए कि कुछ ऐसे एलिमेंट थे जो मिला नहीं था, ना नेचर में मिला था, ना कुछ कहीं मिल ही नहीं रहा था। लेकिन उन्होंने कहा कि तुम पीरियोडिक टेबल में लिखो, उसका जगह खाली रखो, उसका नाम दे दो। ये होता है जब इतने आप सटीक तरीके से चीजों को पकड़ लेते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल टेक्नीशियम का एटॉमिक नंबर बोलो रे। 43। पीरियोडिक टेबल में जाकर देख लेना सबरे। टेक्नीशियम मशहूर है इस बात के लिए कि ये इसका एटॉमिक नंबर 83 के अंदर है। आपको पता होना चाहिए। अरे यह नहीं पता है का 83 के आगे सब के सब रेडियो एक्टिव है। 83 के पहले सब के सब स्टेबल है, इसको छोड़ के। एक ही है 83 के पहले जो रेडियो एक्टिव है, नाम है क्या? सोचिए, ये बाद में मिला। और ये मोसले साहब उस समय ही कह दिए कि 43 नंबर प्रोटॉन्स का कोई है, उसको लिखो। भले तुमको आज नहीं मिल रहा है, किसी दिन मिलेगा। हम जब तक जिंदा है तब तक मिले, तब मेरे जाने के बाद मिले तब, लेकिन मिलेगा। समझ रहे हैं? मिला टेक्नीशियम। अच्छा, क्यों नहीं मिल रहा था पहले? क्योंकि ये रेडियो एक्टिव था। रेडियो एक्टिव चीजें गायब हो गई थी नेचर से, डिके करता रहता है ना वो, तो ये डिके कर जाता है, दूसरे में बदल जाता है, बाद में पकड़ाया। अरे ठीक है। तो मॉसले साहब ने कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे को, इसलिए बात तो बहुत सारी समझा दी है, लिखवाएंगे कम से कम। चलिए आइए। मॉसले स्टडीड characteristics X-ray in detail for different targets. He proposed that property of an atom is decided by
डिसाइडेड बाई नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस, जिसको कि आप बाद में या उस समय ही मतलब एटॉमिक नंबर कहना शुरू कर दिए कि यही वो तय करेगा कि कौन कहाँ रहेगा। ठीक है ना। मोसलेज लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियडिक टेबल, या सीधे मोसलेज पीरियडिक टेबल लिखिए ना, इतना क्यों। पीरियडिक टेबल is a benchmark in history of science. साइंस में नोबेल प्राइज लेने के लिए लोग बूढ़े हो चुके रहते हैं मैक्सिमम लोग, और ये इतनी कम एज में ले बैठा। ठीक है, चलिए अब वो जो लॉ है वो लिखा जाए। लॉ ये है कि इन्होंने ग्राफ बनाया कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे का और जेड के बीच। जेड क्या है? एटॉमिक नंबर। तो इनको ग्राफ मिला स्ट्रेट लाइन। ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ को ओरिजिन से थोड़ा सा बगल से गुजारिएगा। ठीक है ना। और लॉ को लिखेंगे हम लोग कैपिटल जेड माइनस स्मॉल जेड, बाहर में ए, और जाहिर सी बात है ए और बी जो है वो कांस्टेंट है, जेड एटॉमिक नंबर है, और न्यू क्या है? कैरेक्टरिस्टिक फ्रीक्वेंसी। कैरेक्टरिस्टिक वेवलेंथ आ जाए तो कैरेक्टरिस्टिक फ्रीक्वेंसी नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक वेवलेंथ के कॉरेस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी है वो कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे कहलाए, फ्रीक्वेंसी कहलाएगा। ठीक है ना। वेर जेड एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और न्यू जो है ये कैरेक्टरिस्टिक फ्रीक्वेंसी। क्लियर चल रहे हैं? इसमें जो आपके ध्यान देने वाली चीज़ है वो ध्यान रखिएगा कि ये अंडर रूट वाला फ्रीक्वेंसी था स्ट्रेट लाइन में, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, क्योंकि अगर इसको इधर लाएगा तो ये स्क्वायर हो जाएगा, तब ये कर्व हो जाएगा, जो कि आपसे पूछेगा नहीं, लेकिन आपको आइडिया रहना चाहिए कि ये रूट के साथ है तब ये स्ट्रेट लाइन है। ठीक, ये रिलेशन, लीनियर रिलेशन आ गया था इसके बीच। आइए लास्ट पॉइंट की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, क्योंकि बाकी जो फोटोन्स की चीजें हैं वो तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। ठीक है ना। बैठाइए, अभी तो हम क्लास में, वैसे 15-20 मिनट में ब्रेक देने वाले हैं। पंद्रह 20 मिनट में ब्रेक क्या मतलब, आज एक्सरे ख़त्म करके रुक जाएंगे। कल एक बार जब सेमीकंडक्टर शुरू करेंगे तो दंदनाए रहेंगे। कल भी मुझे 2 क्लास है ना लिखा हुआ, फुल है ना, बस सही है। तब कल सेमीकंडक्टर चले जोरदार। ठीक है, जब आप लोग कहिएगा तब छोड़ देंगे, चलता रहेगा। तो अब ये क्लास में ये बात अनाउंस कर देते हैं कि कल जब मेरा पूरा है ना तो कल 8 बजे आइएगा।
अच्छा 9:20 से लिखा हुआ है, हाँ तो ठीक है फिर। हाँ, थोड़ा सा सो के आते हैं ना ठीक से, तो उसके बाद एकदम और फ्रेश एकदम फील होता है, दंदना के चलता है। आप कहिए सर हम लोग का भी यही हाल है। नहीं, आप लोगों में से कई लोग होंगे हाँ ठीक ठीक सर, भोरे उठ जाते हैं तो दिक्कत हो जाता है। तो इसलिए 9:20 से शुरू करेंगे और सेमी कंडक्टर कोशिश करेंगे एक दिन में समाप्त करने का, लेकिन खैर थोड़ा सा उसमें अब जेनर डायोड ये सब डायोड में थोड़ा टाइम देना पड़ता है, इसलिए एक दिन में तो मुश्किल है ख़त्म होना, लेकिन ऑलमोस्ट कॉन्सेप्ट सारे कवर हो जाएंगे। उसका एप्लीकेशन पार्ट के लिए एक दिन और चलेगा, ठीक है ना। और अभी एक्सरे ख़त्म कर रहे हैं तो आप शायद कोई फ़ोटो भेजे थे जेनर डायोड का, कौन भेजा था हमको? अनीस फ़ोटो भेजे थे क्या कल टेस्ट सीरीज का? परसों जा कोई है ना अनीस आप में? अच्छा नहीं, वो आज नहीं आया है क्लास करता है इसमें? ओके, केवल उधर है, ठीक ठीक ठीक। हाँ तो कोई मैंने भेजा था कल, वो आप लोगों से बन गया था ना ये जेनर डायोड पे, कल क्वेश्चन था परसों टेस्ट सीरीज में, ठीक है ना। एनीवेज उस पर आते हैं, जब सेमीकंडक्टर में आएंगे तो उसकी बातें करेंगे, ठीक। यहाँ ये जेड न्यू और क्या कहते हैं इसके बीच मौस ले लो। एक्सरे के लास्ट में जब हम लोग चल रहे हैं अब, तो अब लास्ट में पढ़ना है वो जो इंट्रोडक्शन में ही बोले थे कि ये जो दीवार है इसके मॉलिक्यूल्स कैसे सजे हुए हैं, जो भी मटेरियल है उस मटेरियल के मॉलिक्यूल कैसे सजे हुए हैं। ये केमिस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी, फिजिक्स के लिए भी, प्राइमरी केमिस्ट्री के लिए। इसके स्टडी में एक्सरे हमें हेल्प किया, ठीक है ना। और इसमें जो सारा रिसर्च लंबा चला, ठीक है, क्योंकि अलग अलग सॉलिड्स है, बहुत सारे सॉलिड्स है, सबको स्टडी करना है तो काफ़ी लंबा चल रहा था। तो स्टडी कर रहे थे ब्रैग साहब में जो विलियम ब्रैग है, जहाँ तक मेरी जानकारी है, जो थे। अच्छा आते हैं उस पर थोड़ी देर में। बात यह है कि ये इतना लंबा स्टडी कर रहे थे, और स्टडी तो कर रहे थे लेकिन रिलेशन इक्वेशन ये सब नहीं निकाल पा रहे थे, रिश्ता नहीं निकाल पा रहे थे। आप जानते हैं कि जब तक ये नहीं निकाल पाएंगे तब तक आपके रिसर्च का क्या मतलब है। आप कह क्या रहे हैं उसको समझाइए, इक्वेशन में लाइए, चीज़ों को लाइए, तब ना साइंस बदलेगा वहाँ से। अब जो विलियम ब्रैग साहब थे वो इतना ना अब ज़्यादा समय ले लिए कि बेटवा पढ़ लिख के आके वो रिसर्च करने लगा, ठीक है ना। आप लोग का ऐसा इरादा नहीं है जी नीट के तैयारी में, ठीक है। तो अब सुनिए, और वो आके जब रिसर्च करने लगा ना तो वो इक्वेशन निकाल दिया। ठीक है। तो साइंस का एकमात्र नोबेल प्राइज जो बाप बेटा दोनों शेयर किए, बाप बेटा दोनों को एक साथ नोबेल प्राइज मिला, ठीक है। और साइंस में आज तक एकमात्र वही है। एनीवेज, बाप बेटा और लोगों को मिला है लेकिन अलग अलग साल में मिला है, एक ही साल में एक ही बार में नोबेल प्राइज शेयर किए। आप जानते हैं कंबाइंड दिया जाता है कभी कभी, ठीक है, और अक्सर तो कंबाइंड ही दिया जाता है, क्योंकि रिसर्च एक आदमी का बस का बात, आजकल का रिसर्च तो इतना भारी हो गया कि एक आदमी के बस का बात रहता नहीं है। तो 2 लोग 3 लोग मिल के काम किए हुए थे तो तीनों को नोबेल प्राइज मिलता है, ठीक है ना। आप कहेंगे तीनों को एक पैसा ट्रिपल कर दिया जाएगा, नहीं, पैसा उतने रहता है, ठीक है। पैसा ठीक ठाक जानते हैं आप लोग, नोबेल प्राइज में पैसा ठीक ठाक मिलता है। एक प्राइज पे लगभग 10 करोड़ रुपया है, ठीक है। तो 10 करोड़ 3 लोग हैं तो तीनों को डिवाइड हो जाएगा, 2 लोग हैं तो दोनों में डिवाइड होगा, अकेले है तो अकेले मिलेगा, ठीक है ना। नोबेल प्राइज है साइंस की चीज, पैसा इतना ज्यादा देने के पीछे 10 करोड़ बोलते ही कुछ लोग बोले 10 करोड़ छोड़ पढ़ाई, पहले रिसर्च करते हैं। तो वो इसलिए दिया जाता है, पैसा देते समय, उतना पैसा देते समय जो अल्फ्रेड नोबेल थे उन लोगों का जो आइडिया था, वो महान लोग, कि पैसे इतने दो कि जो साइंटिस्ट है ना वो और कुछ रिसर्च करे, उसको पैसे की कमी नहीं हो, तो कुछ और पता लगाएगा, ठीक है। बिहारियों को छोड़ के, क्योंकि वो तो पैसा मिलते कहेगा ना पहले फुटानी करेंगे, ठीक है। अब छोड़ रिसर्च, छोड़ पढ़ाई होने, पैसा इतना, ठीक है।
तो ये मकसद था कि पैसे इतने दो कि और रिसर्च करे और ढूंढे कुछ और इक्वेशन निकाले, साइंस को और आगे बढ़ाए। ठीक है ना, ये बात थी। जाते हैं इधर, तो स्टडी ऑफ सॉलिड्स। तो आगे लिखेंगे हम लोग, वन इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ X-ray is in study of solids. तो एक विलियम ब्रैग थे, एक हेनरी ब्रैग थे, जहां तक मुझे याद आ रहा है। ठीक है ना, एनीवेज हम लोग सीधे ब्रैग लिख देंगे, हो गया बात खत्म। किताब में भी वही कहेगा, आपसे कुछ क्वेश्चन में भी ब्रैग पूछेगा। ठीक है ना, अब ये कौन बाप वाला ब्रैग की बेटा वाला ब्रैग, और जो हो भाई ब्रैग है, बात खत्म, दोनों आदमी मिल कर दिया था, हो गया। ठीक, चलिए, ब्रैग्स लॉ। ये सॉलिड मटेरियल के एटम्स ले रहे हैं, और माइक्रोस्कोपिक लेवल पे सब एटम को अलग अलग बना रहे हैं। ठीक है, एक्सरे के फोटोन्स आए, अलग अलग एटम से, अलग अलग लेयर से टकरा टकरा के निकले। मैंने 2 रे लिया है एक्सरे का। आप जानते हैं कि कभी भी एक्सरे मारेंगे तो दुइयों को थोड़ी उसके अंदर होगा, दुइयों को फोटोन थोड़ी होगा जी, बहुत सारा होगा। ठीक है, एनीवेज 2 रे हमने लिया है उसका, उन्होंने भी ऐसे एक्सप्लेन किया और वो बिल्कुल सही है। साइंस समझने के लिए 2 लेके समझ लीजिए, बाकी सब कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, आप ऑप्टिक्स पूरा पढ़ जाते रहिए, ऑप्टिक्स सिर्फ 2 रे लेते हैं। ठीक है ना, कहते हैं कि ये ऑब्जेक्ट है, तो एगो माथा से ले जाते हैं इधर, आ एगो पोल से गुजारते हैं, माथा और पोल, और माथा और एक्सिस, काम निकाल लेते हैं। लेकिन क्या लाइट का ये 2 ही रे होगा क्या? बहुत सारा होगा। 2 से मिलकर बना लेंगे तो बता देंगे कि इमेज किधर होगा, काम खत्म। आइए यहाँ पे रुकिएगा भी, इधर आप देखिए। अब ये जो एक्सरे रिफ्लेक्ट होके निकला, तो पता चला कि ये इतना रास्ता चला और मुड़ गया, ये इतना रास्ता चल के कुछ अंदर भी मारा जाके, तो ये एक्स्ट्रा रास्ता चला। दोनों अगर फिर किसी पॉइंट पे मिले, तो 2 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसी पॉइंट पे मिलते हैं तो सुपरपोजिशन इंटरफेरेंस होता है। हाँ, तो इंटरफेरेंस कर सकते हैं, वो बिल्कुल कर सकते हैं। इंटरफेरेंस करके अगर वो पैटर्न बनाते हैं तो एक तो इंटरफेरेंस पैटर्न कहलाता है, और अगर इंटेंसिटी अनइवन डिस्ट्रीब्यूटेड हो, अनइवन का मतलब किसी जगह ज़्यादा, किसी जगह बहुत कम, बहुत कम, बहुत कम, तो वैसे को डिफ्रैक्शन कहते हैं। और सब जगह इंटेंसिटी एक बराबर डिस्ट्रीब्यूटेड हो, डार्क क्या कहते हैं, ब्राइट, डार्क ब्राइट एक बराबर, तो उसको इंटरफेरेंस पैटर्न कह देंगे। ठीक है ना, एनीवेज इंटरफेरेंस हुआ, डिफ्रैक्शन हुआ, बात खत्म। तो इसमें हमारे लिए दोनों रे के बीच क्या फर्क है, क्या इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे लिए? फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस का। आप जानते हैं कि पाथ डिफरेंस अगर लेम्डा के मल्टीपल होगा तब दोनों उस पॉइंट पर मिलेंगे सेम फेज में। सेम फेज में मिलेंगे तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस।
और अपोजिट फेज में मिलेंगे तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, ये स्टडी कर बैठे ये लोग, और इन्होंने कहा कि अगर ये दोनों एटम्स के जो लेयर्स हैं इनके बीच इंटर एटॉमिक डिस्टेंस अगर d है तो ये d हो गया। उन्होंने जो थीटा लिया था, ध्यान रखिएगा, यहां पे थीटा लिया था। आमतौर पे ऑप्टिक्स में आप नॉर्मल से थीटा लेते हैं, इंसिडेंट एंगल है, भूल गए का? जब रे ऑप्टिक्स पढ़ रहे होंगे, रिफ्रैक्शन वगैरह, तो पूछेगा इंसिडेंट एंगल बताइए, तो पहले नॉर्मल ले लेंगे ना, और नॉर्मल से थीटा लेते हैं। ध्यान से ध्यान रखिए, यहाँ लेयर से थीटा ले रहे हैं। ठीक है ना? पता चला कि यहां से यहां तक ये दोनों तो बराबरे चला है, अब फिर यहां से आगे दोनों बराबरे चला है, तो यही ना ज्यादा चला है, ये x है तो ये भी x है, 2x ज्यादा चला है, नीचे वाला दिख रहा है ना। यहां पे x निकालेंगे तो अब साइन थीटा आ जाएगा, d साइन थीटा आ जाएगा, क्योंकि ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक है, फिर ये थीटा हो जाएगा तो x बराबर d साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है ना? तो हम आपसे पूछे कि पाथ डिफरेंस बिटवीन टू रेज कितना होगा, तो आप कहेंगे जो डेल्टा x जिसको पाथ डिफरेंस कहेंगे, ये है 2x के, मतलब 2d साइन थीटा के। अगर 2d साइन थीटा जो पाथ डिफरेंस है, अगर ये लेमडा 2 लेमडा 3 लेमडा 4 लेमडा ऐसा अगर होगा तो कैसा इंटरफेरेंस होगा? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। बस यही है ब्रैग्स लॉ। लिख लीजिए अब, फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, तो हम लोग बोल दिए बॉस यही है, इतना आसानी से बोल दिए, लेकिन देख रहे थे ना बाप को इतना टाइम लगा कि बेटा को आना पड़ा। ठीक, ओके। फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस 2d साइन थीटा बराबर n लेमडा, वेयर n को फ्रैक्शन नहीं होना होगा, इसको 1 2 3 ऐसा होना होगा, इंटीजर्स होना होगा। छाप लीजिए, छाप लीजिए। तो इसी के साथ हम लोग एक्सरे का स्टडी किए। थोड़ी सी बात और सुन लीजिए। एक्सरे की स्टडी किए। एक्सरे की स्टडी करते समय कई अलग अलग चीज़ों को हमने यहाँ पे जोड़ा, और इसी वजह से आपका जो भी 2-2.5 घंटे लगा। कभी कभी आपको फील होगा कि आए किताब में तो इतना एक्सरे एक जगह कहीं था नहीं, कहीं पे थोड़ा सा ब्रैग्स लॉ आ गया था, कहीं पे ऐसा आ गया था, तो सर इतना क्यों पढ़ाए हैं? इसलिए क्योंकि ये अलग अलग जगह पे कई जगह घुसेगा। ठीक है ना? एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ रहे होंगे, वहां पे आएगी चीजें, ये ट्रांजिशन चल रहा होगा, कुछ चल रहा होगा। इसीलिए मैं एक्सरे को अलग से थोड़ा समय देके बताता हूं एक जगह। ठीक है ना? उन सब चीजों को एक जगह जोड़ दिए हम। ये है तरीका बेस्ट मॉडर्न फिजिक्स पढ़ने का। पता चला नहीं ये कोई बार एक्सरे आया था तो खाली उसके बारे में 2 लाइन बोल के निकल लिए, फिर उधर 4 लाइन बोल के निकल लिए। पता चला कल होके आपके जो डॉट्स थे दिमाग के वो जुड़ ही नहीं रहे थे एक जगह, तो ए में का ओ में और ओ में का ए में हो जा रहा था। ठीक है ना? तो इसके लिए एक्सरे को एक जगह जो पढ़े, ये सारे आपके काम का चीज है, ध्यान रखिएगा। हिम्मत सोचिए कि नहीं ये नीट लेवल से ज्यादा का हो गया है क्या, नहीं, सब काम का चीज है। क्योंकि अगर आप पुलिस ट्यूब नहीं समझते हैं तो वैक्यूम ट्यूब नहीं समझते हैं। ये जो दौड़ा रहा है इलेक्ट्रॉन को, बैटरी, क्या वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पार्ट नहीं है? तो चीजों को एक बार इस तरह से जोड़ के मॉडर्न फिजिक्स में आप लाते हैं ना एक जगह और ढंग से समझते हैं, तब आपको फील होता है कि अरे मेरा तो बाकी फिजिक्स भी अच्छा हो रहा है।
और इसीलिए मैंने मॉडर्न फिजिक्स की शुरुआत में ही कहा था कि इसको एकदम ढंग से आप कर लेंगे ना, तो क्वेश्चन मॉडर्न फिजिक्स से भले वो 8 पूछे, 10 पूछे, 6 पूछे, 7 पूछे, 8-9 मिनिमम पूछता ही है, कभी कभी 12-13 भी पूछा है। लेकिन मैं मानता हूं कि आप अगर मॉडर्न फिजिक्स सही कर लिए तो आप बनाते हैं 20 क्वेश्चन, क्योंकि जो 10 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन पूछा है डायरेक्ट मॉडर्न फिजिक्स से वो तो ये है। उसके अलावा आप केमिस्ट्री की कई चीज़ों को सॉल्व कर रहे होते हैं इसी कॉन्सेप्ट के आधार पे, और फिजिक्स में भी कुछ दूसरे चैप्टर्स को, और केमिस्ट्री में भी दूसरे चैप्टर्स को। समझ रहे हैं ना? फॉर एग्जाम्पल एटॉमिक स्ट्रक्चर, न्यूक्लियर फिजिक्स, सब जगह चीज़ें चल रही होंगी, सब जुड़ेंगी। एनीवेज, हम लोग फिर डिस्कशन ले रहे होंगे एटॉमिक फिजिक्स का और न्यूक्लियर फिजिक्स का, एक वन शॉट जैसा वो भी रहेगा, ठीक है। लेकिन पहले हम लोग पढ़ेंगे अगले क्लास में सेमी कंडक्टर्स। नोट कर लीजिए।